अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक ठाक है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर वालों से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने वालिदैन से सीखते हैं, और वो सारी चीज़ें सिखाने में कभी कभी हमें इतना मुकाबला करने की आदत डाल देते हैं हमारे अंदर, जो कि अच्छी भी बात है, मगर कभी कभार उनकी परवरिश में एक कोताही रह जाती है, और वो होती है मुकाबले में हारने की का तकलीफ़ की दुख, हारने का दुख, ये जो है ना कभी कभार किसी किसी को तोड़ देता है, यानी रिजेक्ट होना। बहुत सारे लोग जो मुकम्मल आपको नज़र आते हैं, उनमें शायद उनके पेरेंट्स ने हर चीज़ का आंसर डाला हुआ होता है कि रिजेक्शन जो है वो आपको आगे पहुंचाती है। बहुत सारे लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि रिजेक्ट नहीं होना, बस जीतना है, नंबर 1 पे आना। मैंने कितने सारे माँ बाप को देखा है, बच्चा अगर सेकंड पे आ जाता है तो वो घूरियाँ दे रहे होते हैं, इतनी मेहनत कराई थी, फर्स्ट क्यों नहीं आए, बस कुछ नंबर से रह गया। कभी कभार माँ बाप की गलती होती है कि बच्चों के अंदर उन्होंने रिजेक्शन का जो एक लेबल है या एलिमेंट है, उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा नहीं की होती, और उसकी वजह से कभी कभार जब वो ज़िंदगी में अलग अलग मौक़ों पे रिजेक्ट होते हैं तो उनके दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, उसको भी काफ़ी ठेस लगती है। अब अगर मैं आपको दुनिया में मौजूद बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ी हुई रिजेक्शंस का जिक्र करूँगी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरी रिसर्चर है, जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा वाह यार, मतलब ये तो कुछ माली बात है। कभी कभार इसलिए भी आप रिजेक्ट होते हैं क्योंकि आपको वो जो चीज़ मिलनी होती है उससे कुछ बड़ा मिलना होता है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं, हैरी पॉटर की जो राइटर हैं J.K. रोलिंग, कई बार इन्हें पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, अलग अलग ऑफिसेज जाने के बाद भी इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर एक छोटे पब्लिशर ने से इन्होंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने वहाँ अपनी स्टोरी पब्लिश की, और फिर आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि उस पर फिल्म बनी, फिर उस पर हैरी पॉटर के इतने फैंस हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो में बाकायदा उसका एक अलग पोर्शन है। कितनी कामयाबी उन्होंने, कितनी रिजेक्शंस के बाद उनको कामयाबी मिली। इसी तरह हार्लन डेविड, जो कि KFC के समझे वो जो इजाद किया है, KFC जो रेसिपी उन्होंने चिकन की इजाद की है KFC के नाम से, उनको भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक ने शायद 1009 दफ़ा इनकी चिकन रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी एक्सेप्ट की, और एल्स इज़ आपके सामने, एल्स इज़ हिस्ट्री। रिजेक्शन कभी कभार आपको पता भी नहीं होता कि आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती। अगर आप स्टीव जॉब्स का अपने नाम सुना है तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस कई बार रिजेक्ट हुए। फिर उन्होंने एक छोटे से कमरे से अपना काम स्टार्ट किया, और आज एप्पल को कौन नहीं जानता। आपके लिए कभी कभार रिजेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह होती है। जैसे कि दर्द कहते हैं ना, कि आपको कोई भी दर्द हो रहा होता है, वो एक इंडिकेशन होता है किसी भी बीमारी को पकड़ने का। उसी तरह मैं कहती हूँ कि रिजेक्शन भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बचाती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जिससे आप जिसको डिज़र्व आप नहीं करते, बल्कि आप उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आज की रिजेक्शन एक कॉमन रिजेक्शन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और ज़िंदगी में ये वाली रिजेक्शन आई थिंक सो सब ने फेस की होगी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आप हो, हर किसी ने ये रिजेक्शन फेस की है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। हाँ, हमारे मुल्कों में ख़वातीन को, फीमेल जेंडर को ये रिजेक्शंस ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। अब ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हैं तो इस रिजेक्शन के बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि आज हम किस रिजेक्शन को के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैं सिर्फ औरत की रिजेक्शन के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं मर्द की रिजेक्शन के ऊपर भी बात करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मेरे साथ मजबूरन शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि शो का टॉपिक ही ऐसा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी में कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं, किस किस जगह रिजेक्ट हुए हैं। रिश्तों पे रिजेक्ट हुए हैं, जॉब पे रिजेक्ट हुए हैं, स्कूल में रिजेक्ट हुए हैं, बहुत सारी और जगहें जहाँ पे हम रिजेक्ट होते हैं और उसका असर फिर हमारे ऊपर क्या होता है। हम रिजेक्ट करते भी हैं, हम उनमें से भी हैं। सो इसी टॉपिक को लेकर आज हम प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल जेंडर हो। सभी अपनी जगह रिजेक्ट होते हैं, मगर हमेशा हम डिस्कस औरत को ही करते हैं कि रिश्ता आया और रिश्ता रिजेक्ट हो गया और फलाना हुआ और मेरी बड़ी बहन को पसंद, मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। मेरी मतलब ये कहानियाँ हमने आम तौर पे सुनी है, अपने बड़ों से भी सुनी है, अपने घर में भी लोग देखा है अपनी नज़रों के सामने। सो आज हम इसको डिस्कस करने के लिए पहले मैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट जो है उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने इनको क्यों दावत दी है, खैर आपको पता चल जाएगा। हिबा अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? ठीक ठाक हो? बहुत प्यारी लग रही है। लोग आप तो देखे अपने आप। Thank you. लोग कह रहे होंगे हिबा को क्यों बुलाया है? ये क्या हिबा इसके पीछे क्या कहानी है? हिबा जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल है, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। उसको बुलाने की रीज़न ये है, हिबा बहुत प्रैक्टिकल है और इसने शायद ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, हर उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है और एक्सपीरियंस होने की वजह से उसको वो बात करना आती है जो शायद एक औरत घर में बैठी हुई नहीं बात समझती या करती। सो वो एक्सपीरियंसेस हम इसकी बदौलत जो है वो गेन करते हैं। फिर साथ हमारे डॉक्टर सोबिया आफ्ताब है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और ऑब्वियसली इनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे जो ये अलग अलग कहानियाँ सुनती होंगी और उसकी बदौलत बहुत सारे मशवरे हमें दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, शुरू में यहाँ से करती हूँ कि मैं एक दफ़ा रिजेक्ट हुई हूँ और एक दफ़ा मैंने रिजेक्ट किया है। सो मेरी तो इतनी सी कहानी और फिर मुझे यासिर मिल गए तो वो रिजेक्शन का सिलसिला, वो रिश्ता और ट्रे लेके जाना, वो फिर हुआ नहीं जिंदगी। सो ये है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं आपको वही बता रही थी शो शुरू होने से पहले अभी कि रिजेक्शन एज सच, बिकॉज आई गॉट मैरिड रियली अर्ली, तो रिजेक्शन का ऐसा सीन नहीं हुआ। लेकिन सम वॉट मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली फॉर लेडीज़, आदमियों को भी रिजेक्शन शायद उसी तरह फील होती होगी जैसे शायद है ना, ह्यूमन बिहेवियर। और मैं बताऊँ ज़्यादा होती क्योंकि आदमी में एक एलिमेंट शायद कुदरती तौर पर होता है ईगो ज़्यादा। I was about to say that. हाँ, बहुत hurt हो औरतों जाता में है थोड़ी सी आपको भी है, आप मुझे सेकंड करेंगी कि बिल्कुल ईगो ज़्यादा भी होती है और जिस तरह से ब्रॉटअप होता है ना, तो यूजुअली मेल को बहुत एक डोमिनेंट रोल दिया जाता है उसमें और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। उसे ये बताया जाता है कि तुम बढ़ के हो औरत से ज़्यादा, या बच्चे अपनी बहन से बढ़ के हो। और लड़कियों में तो ये होता है कि रिश्ता देखने आएंगे या कोई तुम्हें देखेंगे, अगर पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो रिजेक्ट करके चले जाएंगे। यानी वो एक शुरू से आपका ब्रॉटअप भी ऐसे किया जाता है। तो मेल्स को ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है कि उनको भी रिजेक्शन मिल सकती है या उनको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो उनको भी उसी तरह से कहते हैं हिट करती है जैसे वो जो है लड़कियों को कर रही है। और आप देखिए हर प्रोग्राम में मैंने देखा है बस ये बात हो रही होती है कि लड़की की रिजेक्शन, लड़की के रिजेक्शन, लड़के भी रिजेक्ट होते हैं और उनको शायद ज़्यादा लगती है, ज़्यादा होती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये बात अब जाके रियलाइज हुई है, थोड़ी अवेयरनेस आई है कि अगर आप ऐसे करके किसी को भी कह देते थे, इनफैक्ट आपका कोई कज़न भी आपको प्रपोज कर देता था और आप, मुझे याद है अभी भी, आई कैन नॉट नेम हिम, पर मैं अम्मा से लिटरली कह देती थी उनका नाम नहीं लीजिएगा, यू नो, कभी जिंदगी में मैं नहीं करूँगी। तो वो आज मुझे रियलाइज होता है कि अगर उनको पता चलती होगी बात, इवेंचुअली पता चली होगी बड़ों से, फैमिली में, और आपको पता है फैमिली में छोटी सी बात भी फिर वो घूमती है कि हिबा ने ऐसे कह दिया या उसकी मम्मा ने ऐसे कह दिया, तो क्या फील करते होंगे वो? क्या फील करते होंगे। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यानी अगर हम थोड़ा सा कहते हैं ना हम्बल या पोलाइट हो जाएं, अगर आप किसी को, ठीक है आप आए हैं देखने के लिए आए हैं और अगर आपको नहीं भी कोई पसंद आ रहा है, यानी पहली बात ये कि जो वर्ड रिजेक्शन है ना, ये हमें निकालने की ज़रूरत है। जब हम पेरेंट्स या कहते हैं जब कोई रिश्ता देखने के लिए आ रहा है या बच्चों की भी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, देखिए हमें एक मैच बनाना है ना, यानी हमें अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए या तो बहू ढूंढनी है या फिर आपको दामाद ढूंढना है। तो अब आपने ये देखना है कि वो परफेक्ट मैच है भी या नहीं। तो वो मैच कैसे करेंगे? पहले आप मिलेंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद देखेंगे कि क्या ये हमारे माहौल में, हमारे घर में एडजस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर आपको लगता है नहीं हो सकती तो आप कहते हैं कि ये नहीं हो सकता,
ये चीज़ भी नाइसली कही जा सकती है। और हम इसके लिए रिजेक्शन का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, यानी हम ये भी तो कहते हैं ना कि नहीं बात बनी नहीं, या ठीक है, या understanding अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो नहीं लोगों के हुई, बीच या में। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या सही मैच नहीं था, क्योंकि ये तो देखना है ना कि क्या दो लोग साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या नहीं, तो वो एक दूसरे के लिए जो है ये वो एक ऐसी चीज है जो होना भी जरूरी होना है। ज़रूरी है। आप एक दूसरे को देखेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, एनालाइज बिल्कुल, करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम कहें नहीं नहीं अच्छा दूर से देख लो कहीं जाके फलाना। बिल्कुल। मतलब मैंने अक्सर हमारी फैमिली में जो मैंने देखा है ये प्रैक्टिस होती थी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी खालाएं जॉब करती थी और उनके कोई रिश्ते आते थे तो कहा जाता था वहाँ जॉब पे जाकर आप उनको देख लें। फॉर एग्जांपल अगर वो फ्रंट ऑफिस पे हैं कहीं, आप उन सर्विस लेके देख लें कि भाई वो किस तरह है बातचीत में, और चुपचाप वहाँ से, ताकि किसी को भी ठेस ना लगे। ठेस ना लगे, बिल्कुल। मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हर लड़की तो जॉब नहीं करती। हर लड़की और जॉब नहीं निदा इतनी अंडरस्टैंडिंग भी काफी नहीं हाँ। है जिंदगी गुजारने के लिए। सिर्फ आपका किसी को ऐसे देखना हाँ। और उस पे फैसला कर लेना कि ये बंदी या बंदा जो है वो इसके साथ आई कैन लिव माई लाइफ विद, हाँ। तो वो भी आई थिंक थोड़ा और जानना पड़ता है, थोड़ा और देखना पड़ता है। और उसके बीच में उस प्रोसेस में अगर कहीं कोई साथ नहीं निभाने का फैसला करता तो आई थिंक हमें भी उसको ऐसे परस्यू नहीं करना चाहिए कि ज़िंदगी रोक दें। अच्छा, अब बहुत बेवकूफ़ाना रिजेक्शंस भी होती हैं इन द सेंस कि आपको यकीन नहीं आता, हाय इस बात पे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये अगर आपके सामने कोई चीज़ आई है तो आप किस किस चीज़ों की हेडिंग लगाएंगी रिजेक्शन की? जैसे मैंने सुना है अगर मोटी है, देखिए, जो वजन लोग- ज़्यादा है, बड़ी लग रही है लड़के से, रिजेक्ट। ये होता है कि बाजू का बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से है कि रंग गोरा नहीं है, हाँ, नक्श जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ये कहते हैं ना शार्प नहीं है, ऐसे तीखे कौन नक्श कह नहीं सकता है है। कि तीखे नक्श नहीं है? अब नहीं देखिए, ये कहते वो लोग- हैं। अभी मुझे रिसेंटली ये- याद है कुछ सालों पहले अम्मा जब हयात थी तो अम्मा की एक दोस्त अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, तो शी वाज लाइक वो हमारी बच्चियों की सबकी खड़ी नाक है ना, तो हमें खड़ी नाक वाली। कैसे हमने कोई कर इतने सकता है अच्छे यार? बिल्कुल, देखिए, लड़कियां करते बताई हैं। थी उनको, हम- उन्होंने कहा हमें खड़ी नाक वाली खड़ी लड़की नाक वाली चाहिए। और गोरा रंग जो है उसकी भी कैटेगरीज हैं कि वो वैसा जैसा गोरा रंग नहीं है उस वजह से भी कर देते हैं, वज़न ज़्यादा है, ठीक है, हाइट कम है। अब वो ये उनके सबके वो क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन आप अगर आप ये देखें ना कि कोई अगर आपको इस बेस के ऊपर रिजेक्ट करके जा रहा है तो मैं तो कह रही हूँ शुक्र कीजिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे लोगों में आपकी बेटी नहीं बह गई है। एग्जैक्टली। वरना आप ये तो देखें फिर आगे उस जर्नी हाँ। को रिजेक्शन नहीं लेना है, सुकून यानी लेना आप है। आपसे जैसे किससे आपको लगा बता रही थी कि रिजेक्ट हुए हैं लोग, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ से कहाँ पहुँच कभी गए, कभार बिल्कुल। रिजेक्शन इज अ ब्लेसिंग। रिजेक्शन it इज is. अ Blessing ब्लेसिंग, in क्योंकि disguise. वहीं से तो आपको अपने होने का एहसास होता है एंड यू लर्न कि यस यू एग्जिस्ट। हाँ। और आप बहुत सारे लोग देखें कि आप बहुत सारे फेमस राइटर्स देखें, उनकी लाइफ में रिजेक्शन हुई तो उन्होंने लाइक दे बिकम राइटर्स। अच्छा, मतलब ये आपने लड़कियों के बारे में बताया रिजेक्शन, लड़के क्यों रिजेक्ट होते हैं? लड़के देखिए रिजेक्ट, अगर आप यानी जैसे आपने कहा कि क्राइटेरियाज हैं लड़कियों के लिए हैं, तो वैसे ही कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि लड़का भी जैसे वो भी देखते हैं कि क्या उसके, आप कह लीजिए ना कि उसके जो एक अपीयरेंस है वो सही है या नहीं, उसकी जॉब है या अच्छा, नहीं, लड़के उसके- अपीयरेंस से ज्यादा पता है क्यों रिजेक्ट होते हैं? उसके जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सोशियो-इकोनॉमिक उसका। नहीं, मोहल्ला अच्छा नहीं है जहाँ रहते हैं, नंबर एक। अच्छा, यस, आई थॉट फाइनेंशियल वाज द रीजन। मोहल्ला अच्छा नहीं, लड़की शादियों के वहाँ जाएगी, अच्छा मोहल्ला नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, गंजा है। नंबर तीन, तूंद बहुत निकली हुई है। नंबर चार, फैमिली बहुत बड़ी है, बहनें ज़्यादा हैं, बहनें ज़्यादा हैं, बिल्कुल। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। नंबर पाँच, जॉब तनख्वाह कम है। ऐसे ही। हाँ, So, ये तो रीजन आता है। लड़कों की हाँ रंग बहुत पक्का है, हाँ, ये भी होता है। रंग पक्का है। लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा लड़के इस वजह से ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, बहनें ज्यादा हैं, फैमिली बड़ी है, माँ तेज है, जबकि ये कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अकेला लड़का भी आपकी जिंदगी को अजीरन कर सकता है और इतनी सारी बहनों वाला हो सकता है उसको ज्यादा बेहतर ट्रीट करना आता हो लड़कियों को। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, यार दैट्स हिबा, हमारे हीरोज इतने रिजेक्ट होते हैं। सोचो जिनको लड़कियां आइडियलाइज कर रही होती है, शोबिस के लोग, हवाई रोजी है। एग्जैक्टली जी। नहीं, काम शोबिस वाला में तो नहीं बहुत- कर सकते हम अपनी नहीं कर बेटियों की सकते, शादी, बिल्कुल। क्योंकि उनको लगता है सभी फ्लर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है यार, हर जगह मतलब आप आदमी की तो कोई गारंटी दे ही नहीं नहीं सकते। दे That's सकते। true. In Depend fact, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ज्यादा लड़कों ने बाहर लोगों के साथ काम कर लिया वो थोड़ा फिर पेट भरा हुआ है। हाँ, और जिसने बिल्कुल नहीं देखा वो तो भौकला जाएगा जब उसके सामने कोई अच्छी लड़की आएगी अपनी बीवी के अलावा, तो वो तो फूले नहीं समाएगा, वो तो फौरन। सो लड़कों में भी है, आदमियों में भी है। दैट्स वेरी ट्रू, कॉमन है। यानी डिपेंड करता है ना कि जहाँ आप रिश्ता लेके जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, यानी वो क्या चीज़ आप में देखना चाह रहे हैं,
वो अगर लैक करती है तो लोग बहुत ओपनली जो है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें पता और आपको भी पता है रिजेक्शन के हवाले से, लेकिन यहाँ जो बाकायदगी से रिजेक्ट हुए हैं, क्या क्या सुनने के बाद वो यहाँ इस वक्त पहुँचे हैं और उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें शायद और अंदाज़ा हो कि रिजेक्शंस इस तरह भी होती हैं। मगर मैं फिर कहूँगी रिजेक्शन आपको कहीं कहीं ब्लेसिंग्स की तरह लेनी चाहिए कि शुक्र करें कि यहाँ रिजेक्ट हुए हैं, सो आप इससे भी बेहतर चीज़ डिज़र्व करते हैं। ये डिज़र्व ही नहीं करते आप, ये आप इतने अच्छे हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते एक्चुअली। अगर हम इसको इस तरह लें तो शायद आप कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो कोई और ज़िंदगी में नहीं करेगा। वो मैंने अक्सर देखा, लड़कियां कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती, नहीं शक्ल नहीं है ना मेरी तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, अकल नहीं है ना मेरी तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये चीज़ें लड़कियों को अपने ही अंदर उनको लगता है बहुत छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है। यदि जब बच्चों की तरबियत हो रही होती है तो देखिए माँ बाप ही बहुत सारे ऐसे जुमले बोलते हैं। यानी हमें बच्चों वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे खुद पे जो है ट्रस्ट करना सिखाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सेल्फ डाउट। आपने देखा कि अगर आप ये पिक कर सकते हैं, अपने बच्चों में भी देख सकते हैं। अगर बच्चा आपसे बार बार आके पूछ रहा है मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, ये कपड़े मुझ पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं, अच्छा मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, ये मैंने काम सही किया या नहीं किया, तो इसका मतलब है आपका बच्चा सेल्फ डाउट का शिकार है। आपने उसको वहीं करेक्ट करना है, यानी उसकी वो जो सेल्फ इमेज है आपने उसको वही मोटिवेट करना है। फिर वही बेसिक आ गया था कि हमारी अपब्रिंगिंग में ही अगर फॉल्ट है, लड़कियों की स्पेशली, लड़कों को तो हम फिर भी कह देते हैं बहुत अच्छा है हमारा बेटा, देखो खूबसूरत है, जवान है, प्यारा है। बच्चियों को हम ये कहना भूल जाते हैं। अगर 3-4 भाई होते हैं तो कभी कभार ऐसा कंपैरिजन होता है, उस भाई को देखो। हाँ, ये तो सबसे गलत है। ये तो बहुत अनहेल्दी कंपैरिजन है। देखिए आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं। तो आइए फिर हम जरा जानते हैं दुनिया में और क्या क्या क्यों रिजेक्शन हो रही हैं। कंवल हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। जी कंवल, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा जिंदगी? बहुत बार। आई एम 40+। अच्छा। मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है। 7 बहन भाई हैं हम, और जाहिर है सबके अच्छे थे। हम 2 बहन भाइयों के थोड़े कलर फैमिली पे चले गए थे फादर की तरफ से। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार। पहले तो नहीं समझ आता था, लगता था कि 2 बड़ी बहनें, ज़ाहिर उनके लिए आ रहा है सब कुछ, तो वो निमट गए। ज़्यादा फील जब हुआ जब मुझसे छोटी 4 साल बहन का रिश्ता फ़ौरन हो गया। फिर ज़ाहिर है अम्मी नहीं सामने कह पाती थी वजह क्या है क्या नहीं, मुझे एहसास होता। फिर उन्होंने कहा ये लगा लिया करो, वो लगा लिया करो, लेकिन मुझे मेरे कुछ है स्किन में प्रॉब्लम के मैं फेकनेस लगती थी वो। मैंने अकेले भी कोशिश की कि मैं अपने आप को कुछ ठीक करूं या कलर को सही करने की कोशिश करूं, नहीं वो फेकनेस लगती थी या वो थोड़े टाइम के लिए होता था। बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा मैम। जब छोटी बहन की शादी हो गई और तब भी मुझे इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ा कि कलर की वजह से, क्योंकि आगे हमारे यहाँ फिर इसी तरह का सिलसिला चल पड़ेगा। फादर का तो मसला नहीं कि ज़ाहिर है वो हमारा बेटा अच्छा है या बुरा है जो भी, लेकिन माँ से ज़्यादा असर होता है औलाद में। बहुत तकलीफ़ हुई, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे जब हुई कि आज मेरी वालिदा, मैं अब अपने माँ बाप के लिए हूँ, अब मैंने जहन से बिल्कुल उस बात को सोचना भी छोड़ दिया। तकलीफ़ अपने लिए नहीं हुई, अम्मी के लिए हुई जब वो 5 साल पहले मेरी ही वजह से पैरालाइज्ड हो गई। परेशानियों की टेंशन से। ज़ाहिर है जब मुझसे छोटी भी आ गई, उनके भी 2 बच्चे हो गए। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इंसान पे गुजरे। फला तो यार वाकई मैं ये कहूँगी कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ और करने को, शादी ज़िंदगी का एंड नहीं है। सीरियसली ना, लेकिन पेरेंट्स जो है ना उनको तकलीफ है अपनी वालिदा की। जो पेरेंट्स हैं वो परेशान होते हैं और उस परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर हाई, और इस ब्लड प्रेशर हाई की वजह से पैरालिसिस। क्योंकि आप ये देखिए कि ये हमारी सोसाइटी का एक वो ट्रेंड बन गया है ना कि बस लड़की है तो अल्टीमेट टारगेट उसको टारगेट ये है कि उसकी शादी करनी है। यानी आप ये तो देखें कि अगर चलें उस बच्ची का, अगर वो है कॉम्प्लेक्शन है, अगर वो बाकियों की निस्बत कम है,
تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کے اندر اور کیا پوٹینشیل ہے. ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی خدمت کریے, آپ اسے پڑھائیے, اس کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھائیے. زندگی میں شادی از اے پارٹ آف لائف, شادی زندگی نہیں ہے. تو وہ, اور اگر آپ نے اس کو زندگی بنا دی ہے تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا نا اس پہ والدین کو بھی کہنا چاہوں گی, بچی پیدا ہوتی ہے, خوابوں کا شہزادہ, گھوڑے پہ آئے گا, کہانیاں بھی ساری یہی سنائی جاتی ہیں. ہمیشہ سے ہمیں اپنی کہانیوں کو بدلنا پڑے گا, ہمیں فیری ٹیل سے نکلنا پڑے گا. بالکل ویری ٹرو. بچپن سے تو آپ بتا رہے ہیں کہ تمہیں دوسرے گھر جانا ہے, اور وہ بچی پڑی کیا ہوتی ہے, وہی خواب لے کے سلیقہ سیکھو, دوسرے گھر جانا ہے, یہ چیزیں ہمیں کتنا برا جملہ ہے یہ, ہاں, کہ اتنا پڑھ کے کیا کرنا ہے, شادی ہی تو کرنی ہے. شادی کرنی ہے اس نے, یا وہی چولہا ہی تو جلانا ہے. بالکل, دیٹس اٹس ناٹ دا اینڈ آف. یہی وہ غلطی ہے جو ماں باپ کر رہے ہیں, اور جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے. یعنی وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک حصہ ہے, وہ زندگی نہیں ہے. تو آپ کم از کم اس بچے کو سپوز, اگر شادی ہو جاتی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہوتی ہے تو کم از کم آپ اسے اتنا امپاور تو کریں, اسے وہ تعلیم تو دیں, اس کے اندر جو باقی اسٹرینگس ہیں کہ آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی 20-25 سال تک اولاد نہیں ہوتی, اور پھر اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے اولاد. کہ کتنے سارے لوگوں کی 25 سال بعد اولاد ہے, اور میں نے پھر شادیاں بھی لیٹ ہوتے ہوئے دیکھی. اب نہیں, اب اس بات کے لیے اب سوچنا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے سوچنا چاہیے. میں اپنی والدین کے لیے ہوں بس. آپ جاب کرتی ہیں؟ بالکل. آپ کا کیا ٹائم ٹیبل ہے, کس طرح آپ کا دن میں گزرتا ہے؟ ایز اے ٹیچر ہوں. اچھا. جی ہاں. وہ بھی امی کے کہنے سے میں نکلی ہوں باہر, ورنہ آپ یقین کریں کہ مجھ میں بہت زیادہ احساس کمتری آ گیا تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے, لوگ دیکھیں گے. ظاہر ہے اب جب سب کی شادیاں ہو چکی تو میں اب کیا کر رہی ہوں. مجھے تو یہی سوال جواب سننے کو ملتے تھے, تمہاری کب ہو رہی ہے. اور اس طرح بھری محفل میں کہہ دیتے تھے. میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا. میں بہانہ یہ کرتی تھی میں امی کے پاس, تو دوسری بڑی بہنیں کہتی تھی آؤ گی جاؤ گی تو کچھ ہوگا. میں نے کہا آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ایج بھی تھوڑی اوور ہو گئی ہے اس حساب سے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اوور ہو گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ یہاں کانسیپٹ ہے کہ لڑکی 25 یا 30 کے زمرے سے باہر ہو گئی ہے اس نمبر سے, تو وہ ایج اس کی نکل گئی. ایسا ہے نہیں, ساتھ ساتھ ہو گیا نا سب کا گھر میں, تو اب ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے. ہاں, یہ مائنڈ سیٹ ہے. دیکھو آپ ہرٹ ہو, آپ کی باقی بہن بھائیوں کی ہوگی. دیکھیں جب ریجیکشن ہوتی ہے تو دو چیزیں, ایک فیلنگ ہے اور ایک آپ کی سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. آپ ہرٹ ہو, اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہرٹ نہیں ہو, وہ آپ کو ہرٹ کرتا ہوگا, وہ پارٹ الگ ہے. لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو دیکھو تو یہاں آپ کو چینج لانے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ کہا کہ بس اب نہیں ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے, یہ اسٹرینتھ ہے آپ کی نا, آپ پڑھا رہے ہو, آپ دوسروں کی لائف میں ڈفرینس کریٹ کر رہے ہو. یعنی ایک ٹیچر کا ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے, آپ دوسروں کی پرسنالٹیز کو بناتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں. یعنی شادی ہو جاتی, اچھی بات ہی ہو جاتی, کیونکہ معاشرے میں ٹرینڈ ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, ہوتی ہے, یعنی ایک کہتے ہیں نا پارٹ آف لائف ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر اپنے کریئر کو بنا سکتی ہیں, آپ اس کے اندر ایکسل کر سکتی ہیں. یعنی آپ کی جو باقی بہن بھائیوں کی زندگی, یعنی جنہوں نے شادی کر لی, کیا آپ کیا کہتے ہو کہ ڈو یو تھنک اٹس این اچیومنٹ کہ شادی ہو گئی اور وہ سب خوش ہیں اپنے گھروں میں؟ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ضروری بھی بہت تو خوش نہیں ہے نا کہ ہر کوئی شادی سے خوشی ہو. آپ رائٹ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, الحمدللہ. آپ کا دماغ, آپ ٹیچر ہیں, آپ ایجوکیشن دے رہی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے. یعنی آپ کو لیکن 4 دن کی زندگی ہے, اور آپ اگر اس طرح دکھی اور ڈپریشن میں گزار دیں گے. میں آپ کے ذریعے میں ان سب لڑکیوں کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ ایک تحفہ ہے زندگی. آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, آپ کا دماغ چلتا ہے, آپ چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈ سکتی ہیں, کیونکہ شادی زندگی کا اینڈ نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل مجھے پتہ ہے ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے, انہوں نے بنا دیا ہے کہ شادی ہی بس, اب شادی ہو گئی اب کیا ضرورت ہے, موٹی ہو جاؤ کوئی بات نہیں, شادی ہو گئی اب کیا ضرورت ہے بھائی, جو ہونا ہے ایسے ہی پھرتی رہو, کوئی تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو شادی ہو گئی. امی جب بیمار ہوئی نا تب مجھے لگا کہ یہ بہت زیادہ خاص مسئلہ ہے, جب امی نے میرا ڈپریشن لیا. دیکھو امی تو امی جو ہیں وہ تو فکر جب شادی بھی ہو جاتی نا لڑکی کی, اور اللہ نہ کرے وہ شادی کے بعد تھوڑی ناخوش ہوتی ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, امی تو تب بھی تکلیف نہیں ہوتی. یہ ماں کا تو درجہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنا اونچا بنایا ہے, وہ تو قبر تک
अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। अगर किसी गलत जगह भी शादी हो जाए तो माँ बाप फिर भी तकलीफ में ही रहते हैं बच्चों के लिए। और आप देखो कि हम ये कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ठीक है, तो एक तो ये हकीकत है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो अगर वो बना है तो वो मिलेगा, तो इस पे यकीन और रखें उसका कि कोई होगा। time limit और नहीं है दूसरा मिलने आप ये का। देखो कि आप ये कहते हो कि अल्लाह मियां ने हर इंसान को इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है, वो मकसद शादी नहीं है। Exactly. ये जहन में रखें। एक छोटा सा वक्फा जी, जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं, जो बातें ये हम सब बोल रहे हैं, वो हम सिर्फ यहाँ बैठे लोगों के लिए नहीं, हम आपके लिए भी कह रहे हैं। अल्लाह करे कोई बात आपके दिल में उतर जाए और वो जो जहन पे इतना बोझ आप सवार करके बैठे, उस बोझ को हम थोड़ा सा कम कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो आज हम रिजेक्शन के ऊपर बात करें और हम ये भी कह रहे हैं कि हम सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए। ज़िंदगी हाँ ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन हाँ शादियाँ हो भी रही हैं, और शादियाँ हो रही हैं तो हमारा काम है आपको सहूलत फराम करना। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक ख़बर सुना दूँ। किसी घर में शादी होती है तो उसकी तैयारी के लिए आपको इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है, आधे तो आप वैसे ही खर्च हो जाते। तो आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि शादी के रंग ARY बी ग्लोबल के संग तैयार हो जाए वो सब लोग जिनकी होने जा रही है शादी। ARY बी ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक आप सबके लिए लाया है सहूलत से शादी, द वेडिंग एक्सपो कराची, इवेंट बाय ओकेजन्स, इवेंट प्लानर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, जो होने जा रहा है 21 एंड 22 अक्टूबर को एक्सपो सेंटर कराची हॉल नंबर 6 में। दुबई इस्लामिक बैंक के ज़रिए आप कर सकते हैं रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस के लिए अप्लाई, और ARY सहूलत वॉलेट से हर ख़रीदारी पर सेफ गोल्ड 80%। सबसे बड़ी बात यह है कि शादी की शॉपिंग के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें इधर उधर घूमना पड़ता है, थकन हो जाती है भाई। इस इलाके जाएं फर्नीचर लेने, इस इलाके जाएं गोल्ड लेने, इस जगह जाएं कपड़े लेने। सो आपको अंडर वन रूफ ARY ने इस बात का ध्यान रखा कि एक ही ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर आपको मिलेंगे ब्राइडल ड्रेसेस, बच्चों और बड़ों की शादी के ड्रेसेस, हनीमून पैकेजेस, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी और बहुत कुछ होगा वहाँ पर। दुल्हनों के लिए ज़ाहिर है आसानी हो जाएगी, वहीं से ब्राइडल ड्रेस पिक करेंगी, वहीं से कस्टमाइज्ड ज्वेलरी ऑर्डर करेंगी। सो इस वीकेंड पे एक्सपो सेंटर पहुँच जाइए और करें सहूलत से शादी। जी, तो ये था वो ऐलान जो एक जनरल ऐलान था सबके लिए। फिर भी मैं कहूँगी कि शादी सिर्फ शादी के लिए ही नहीं हम इस दुनिया में उतारे गए, हमें और बहुत कुछ करना है। शादी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, सब करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने की, सबने की, दुनिया इसी तरह चलती है। हम कहीं ये नहीं कह रहे कि शादी ना करें, लेकिन अगर इसकी वजह से कोई आपको रिजेक्ट करके जा रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, वहाँ अभी बहुत कुछ और है। और कभी कभार रिजेक्शन को एक सहूलत ही समझिए, आप आपकी ज़िंदगी के लिए एक दरवाज़ा खुलना ही समझें। क्योंकि मैंने घरों में देखा है, उन्होंने बस बेटी की शादी कर दो, हाथ पीले हो गए, हमारा फ़र्ज़ निपट गया। निदा, वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। तो अगर गलत जगह आप कहीं फंस गए और शायद आपके लिए कोई बेहतर जगह रखी हुई थी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो ये पूरा जो जर्नी है ज़िंदगी का, ये प्लान्ड है इसी तरीके और से। हिबा कभी कभार उस गलत जगह से निकलना भी आपके लिए एक नेमत की तरह होता है, जो लड़कियों पे डिवोर्स या तलाक का लेबल लग जाता है। कभी कभार आप गलत जगह पे जब बर्दाश्त कर रहे होते और उस जगह से निकलते हैं तो आपको वो सही जगह मिलती है जिसके लिए आप बनाए, जिसके आप हकदार हैं, जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। और देखिए बाज़ का तो ये है कि आपकी जल्दी के फैसले जो होते हैं और इस प्रेशर में कि शादी करनी है, आप देखिए कितने घरों में चूल्हे फटते हैं और लड़कियां मर जाती हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वही जैसे मैंने कहा ना कि इस वर्ड को ही निकाल दें। ये रिजेक्शन नहीं है, एक मैच के लिए आपने अटेम्प्ट की कि क्या ये एक दूसरे के लिए सूटेबल है या नहीं। को देखा है ये कहते हुए कि छोटी उम्र में कर ली, गलत कर लिया, बगैर सोचे समझे कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये जल्दी शादी वाला कॉन्सेप्ट कोई राहत नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। आपको जब शऊर आता है तो वो एक जर्नी के बाद ही आता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगले केस पे जाऊँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो
अब ये कॉन्सेप्ट है ना उम्र का, उम्र बढ़ गई, मैं अब एक नया चेंज देख रही हूँ सोसाइटी में। जब मैं उठती बैठती हूँ लोगों के साथ तो मुझे अंदाज़ा ही हो रहा है कि जो लड़का है ना उसको यंग लड़की से ज़्यादा एक मैच्योर लड़की चाहिए, एग्जैक्टली जो कंपैटिबल हो उसके साथ, घर जो पार्टनरशिप है ना उसको समाज, ऐसी लड़की के जी, साथ जी। चाहिए जो एजुकेटेड भी हो, कंपैटिबल भी हो, जो Compatible उसके साथ शाना बशाना चल सके, इस दुनिया का बोझ ढो सके। कहते बेवकूफ लड़की को मैं कैसे संभालूंगा, एग्जैक्टली उसकी नादानियां मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो वो शऊर आएगा कैसे, जब आप एटलीस्ट 20, 22, 24 क्रॉस करेंगे। तो ये एक चेंज मैंने ऑब्जर्व किया है कि लड़कियां भी देख रही हैं, नहीं हमें नहीं ये लड़का समझ आ रहा, अम्मी की नहीं सुन रही, वो बेटा कर लो उम्र निकल जाएगी, नहीं अम्मी क्या है मैं ऐसे ही नहीं, आपने देखा नहीं है बड़ी बहन के साथ आपने क्या किया। कभी कभार वो बच्चियां जो है ना जब सही बात देखती करती हैं हैं, जी। कि आपने बड़ी बहन को आग में झोंका, मैं आपकी नहीं सुनूंगी, मैं आपकी अपनी नहीं जिंदगी सुनूंगी। बर्बाद नहीं करूंगी। ट्रू, तो तब तक एक पेरेंट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी होती है, एक एक्सपीरियंस से वो लर्न कर चुके होते हैं, तो थोड़ा सुन भी लेते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को। टर्न ट्विस्ट मारा आ भी है जाता माशरे है, ने। बिल्कुल। मैं सिर्फ पेरेंट्स को ही समझाना चाहूंगी कि प्लीज छोटी उम्र में गलत फैसले, कि छोटी उम्र में शादी हो जाए, गलत फैसले ना लें। ट्रू, जब आपको लग रहा है कि आपकी बच्ची जो है वो जहनी तौर पे जो है वो इतनी कि आप मेच्योर हो चुकी है, और वो क्योंकि शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Exactly. आप इतनी छोटी उम्र में आप उसकी शादी कर देते हैं, कहते हैं ना जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी को भी पूरी तरह से जिया हुआ नहीं होता। Exactly. शादी के फ़ौरन बाद उसके ऊपर अगला प्रेशर ये होता है कि बच्चा आना है, फिर वो बच्चों की जिम्मेदारियाँ, अब बच्चे की परवरिश भी तो एक जिम्मेदारी है ना। आपको लगता है कि आपकी जिस छोटी उम्र में आपने बच्चे की शादी की है, वो जो खुद अभी बच्ची है वो बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। और जैसे कि आप ये समझा रही थी, ब्रेक पे भी आप ये कही थी, लड़कियों को जरा उनकी वर्थ जो है पता बहुत होनी ये चाहिए। बिल्कुल ये पता होना चाहिए। नहीं वही कहा ना, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डाउट बच्चियों का ख़त्म करें, उनका सेल्फ इमेज जो अच्छा करें, पीपल प्लीजर ना बनाएं, वो जो होते हैं ना लोगों को खुश करने वाले। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सेकंड करूंगी आपको कि मैं कहीं पढ़ रही थी, आप अपने बच्चों को नो कहना सिखाएं। बिल्कुल हम बड़ा फर्माबरदार, बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स के फर्माबरदार होते हैं, लेकिन वो फिर कभी कभार अपने ऊपर ज्यादतियां सह लेते हैं। उनकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि जो काम वो नहीं कर सकते उसके लिए वो ना, बजाय इसके बददिली से करें, हाँ। या परेशान होकर करें, वो परेशान उसके होकर लिए करें। ना कह सकते हैं, हाँ। which is fine। जैसे वो जो अब लोग आते हैं, और जैसे हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे कि हम जो एक आप तो आके कह के चले गए हैं, यानी आप ये तो समझें कि आपके बाहैसियत कहते हैं ना एक इंसान की जिम्मेदारी है कि आपकी ज़ात से किसी दूसरे ज़ात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और आप जब लड़की देखने आते हैं और ऐसे जुमले बोल के चले जाते हैं, यानी ऐसे केसेस भी आए हैं हमारे पास कि जहाँ पे लाइक आई वुड लाइक टू शेयर कि एक बच्ची थी और बहुत यंग सी और बहुत प्रिटी वो बच्ची थी, सिर्फ उसका नाक जो था वो उसको लगता था, अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन शायद वो बचपन से सुनती आई थी कि नाक तुम्हारा थोड़ा मोटा है। तो वो फैमिली आई और फैमिली इसी बात पे उसको रिजेक्ट करके चली गई, और वो बहुत प्रिटी बच्ची थी माशाल्लाह। और ज़ाहिर है जब वो चली गई तो पूरी फैमिली ने कहा कि तुम्हारे नाक की वजह से देखो, क्योंकि वो बचपन से बहन भाई भी बोलते आए, वो बच्ची का ब्रेक डाउन हुआ, यानी वो बचपन से सुनती आ रही है नाक नाक नाक। और जब वो रिश्ते वालों ने भी ये कहा तो वो गई, उसने कमरा बंद किया, उसने फोर्क उठाया और सीधा अपने नाक में। Oh my तो God. दैट वाज लाइक सच अ पेनफुल वो है कि यानी आप तो बोल के चले गए, और ये फैमिली को भी रियलाइज करने की अच्छा, अब मुझे ज़रूरत है। आप ये इसका हल बताएं। अब अगर किसी ने इस तरह मुंह पे बोल दिया है, जो आए हैं बैठे हुए, उन्होंने मुंह पे बोल दिया ना कैसी है, माँ बाप को क्या स्टैंड लेना? यहाँ पे देखिए जो पेरेंट्स हैं ना उनको भी वहाँ बोलना चाहिए था। यानी अब एक रिसेंट मैं सिर्फ ड्रामा की बात करूँगी, एक वो चल रहा है दैट इज़ ऑन अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब वो प्रपोजल दिले गुमशुदा की बात कर रही हूँ कि जब वो प्रपोजल लेके उसका आ रहे हैं और वो लड़का जो है जब लड़की को इंसल्ट कर रहा होता है तो वहाँ उसकी पूरी फैमिली उसकी सपोर्ट में खड़ी हुई है, लड़की की सपोर्ट में। अलग बात थी कि वो पहले लड़की के बिहेवियर की वजह से फैमिली नाराज़ थी, बट एंड पे उसका वो सपोर्टिव रोल दिखाया है कि किस तरह से फादर ने भी कहा कि मेरी बेटी के बारे में बात मत करो। उसका जो वही जो उसका बहनोई है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो भी उसके सपोर्ट में जो है खड़ा हुआ है। तो अगर कोई आपके घर पे आके आपकी बेटी को बोल के जा रहा है और आपके घर पे बैठा हुआ है तो आप उसको बोलें तो सही। हाँ, यानी अगर वो आपको आईना दिखा रहा है तो आप भी उसको आईना दिखा दीजिए। यानी मैं लड़ाई की बात नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन सेकेंडली वो जो नाक वाली बात है, जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ, वो अगर फैमिली को बोली गई है तो क्या फैमिली को
जिस बच्ची का रिश्ता रिजेक्ट किया ये कह कर के नाक मोटी है ये वो, क्या फैमिली को बच्ची को बताना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट हुई है वो? फैमिली को बच्ची क्या को करना नहीं चाहिए बताना family? चाहिए था। अगर तो बच्ची के सामने कमेंट हो गया है तो बच्ची को कंसोल करना चाहिए था, उसको बताना, अलग से उससे बात करनी चाहिए थी। लेकिन अगर बच्ची को नहीं पता था तो ये चीज़ बच्ची को कम्युनिकेट नहीं करनी तो चाहिए। क्या कहें बच्ची को, किस तरह कहें? बच्ची कि को वो ऐसे कह सकते हैं कि हमें लड़का समझ नहीं आया। हाँ बेटा सही नहीं था आपके लिए, ठीक है, हमें मुनासिब नहीं लगा। हाँ। बहुत एक सिंपल सी बात है, यानी अब सारी डिटेल बच्ची को क्यों बता हम रहे हैं जिंदगी ना? में बहुत सारे बहुत झूठ सारी बोलते चीज़ें। हैं ऐसी आदतन, हाँ, फजूल लेकिन बोल अगर देते हमें हैं। अपने मसलहतन बच्चों की आपने मेंटल हेल्थ को बचाना है तो हम ये कह सकते हैं हमने रिजेक्ट कर। हमने रिजेक्ट कर दिया, आपने आप ये कह दिया कि मुनासिब नहीं था। वो बात तो सही है कि जो आपकी बेटी की नाक पे कमेंट कर रहा है ये झूठ भी नहीं है। हाँ। वो आपकी बेटी के लिए मुनासिब तो कहीं से भी है। बेटा मुनासिब रिश्ता नहीं था, हमने मना कर दिया, हाँ। बात खत्म हो जाती है। हाँ। और अगर कोई उस बच्ची को बता भी देता है तो कम से कम आप उससे बैठ के, ये जैसे वो मैंने कहा ना कि बच्चों के फीचर्स जिंदगी गुजारने के लिए नए नक्श नहीं चाहिए होते मुझे हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उन लोगों की आपस में शादी हुई तो मियाँ ने शादी के बाद अपनी बीवी को बताया तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया था? तो उन्होंने पूछा क्यों? कहने लगे मैं तुम्हारी शक्ल तो देख नहीं रहा था, मुझे ज़ाहिर है एक शर्म होती है, सब लोग बैठे हैं वो, तो मैं नीचे देख रहा था तो मैंने तुम्हारे पैर देखे। जब मैंने तुम्हारे पैर देखे, अच्छा वो सामनी सलोनी सी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद मेकअप का कोर्स किया हुआ था तो वो बहुत अपने आप को अच्छे से रखती थी, Groomed रखती थी। साफ सुथरा ग्रूम। तो सांवला पैर था लेकिन वो बहुत साफ सुथरा और वेल ग्रूम था, नाखून फाइल हुए हुए, कटे हुए प्रॉपर। कहेंगे मैंने तुम्हारा पैर देख के पसंद किया, मुझे उस पैर से अंदाजा हो तुम कितनी सलीका-शार सलीका-शार। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी। कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद की गई ना, Exactly. नेचर और आपकी आदत पसंद की गई, रादर इसके कि वो कहते कि गोरे नहीं थे पैर, हाँ, या तो ऐसे मुझे नहीं थे। उनकी बात इतनी अच्छी लगी। उन्होंने Beautiful. शक्ल सूरत नहीं देखी, उन्होंने पैर देखे और उन्होंने पैर से अंदाजा पर्सनालिटी का लगाया। कहते हैं ना कि राइटिंग से अंदाजा लगता है आपकी पर्सनालिटी का। बहुत सारी ऐसी और चीजें होती हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस में जिससे आपके का अंदाजा होता है बॉडी लैंग्वेज से कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी कैसी, आपका बोलने का, आपका बैठने का, अगर उठने आप बैठने का अंदाज, ये सब औरत बहुत सलीका करते हैं। शार है तो वो घर बनाती है, वो पैसे बचाना उसको आते हैं, उसको रख रखाव आता है खानदान का, उसको घर को कम पैसों में भी लेके चलना आता है उस सलीका शारी की वजह वो से। सलीका शारी ही चाहिए आपको जो है एक जिंदगी गुजारने के लिए। अगर आप शक्ल पे जाएंगे तो शक्ल का आज है वो कल नहीं होगी। मेरी अम्मी बड़ा अच्छा जुमला कहती थी, शक्ल को क्या चाटना है? मेरी अम्मा कहती थी काम प्यारा होता है, चांद प्यारा नहीं होता। हाँ, तो वो चांद इज लाइक फेस ना, है। कि आपका वो जो है वो फेस मैटर। मैंने जितनी एवरेज शक्ल लड़कियां सेटल देखी हैं माशाल्लाह, लोगों happily के साथ, married। हैप्पीली मैरिड हैं, चाहे उनके हस्बैंड उन्हीं के जैसे हैं या थोड़े बेहतर शक्ल हैं उनसे, तब भी। तो इट डजंट मैटर हाउ यू लुक एंड वो ना कैसे लगता है, यानी आपकी आदत कैसी है, आपकी शख्सियत कैसी है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, आप खुद कितना मैंने मैच्योर कितनी हैं, हसीन लड़कियों को दर बदर होते हुए देखा है, क्योंकि जब वो खानदान में हसीन होती हैं तो हर कोई जाहिर है उनकी हुस्न की तारीफ करता है। तो फिर खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, और वो नज़ाकत एक बीवी में बर्दाश्त नहीं होती आदमियों को और ससुराल वालों को, वो वाली चीज़ है। और बाज़-औक़ात माँ बाप भी बहुत सर पे चढ़ा देते हैं ना जब कोई होता है। वो कहते हैं ना मयाना रवि बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं कोमल। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। जी कोमल, हमसे क्या शेयर करेंगे? हाँ, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह से, और भाई मेरे नहीं, हम 4 बहनें हैं। अबू का मेरा इंतकाल हो गया था 4 साल पहले, तो जाहिर बात है घर को चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बिल्कुल। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और माशाल्लाह से 4 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, बहुत अच्छी जॉब जा रही है। अब वालदा मेरी चाह रही है कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि अब एज भी हो रही है और वो मेरे लिए फ़िक्रमंद है कि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ तो मैं अपने घर की हो जाऊँ। तो रिश्ते काफ़ी आ रहे हैं, मुझे पसंद भी कर लेते हैं, आते हैं, पसंद कर लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं जॉब करती हूँ तो उस बात पे भी उनको ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि मैं जॉब करूँगी और शादी के बाद भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगी तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप जॉब तो कर सकती हैं लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो अब मेरी फैमिली में मेरे अब्बू नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट ना करूं तो फिर कैसे होगा। मैं चाहती हूं कि मैं शादी यहाँ करूं जहाँ फिर मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूं। बहुत बहुत मेजर मसला है ये उन बच्चियों के लिए जिनको अपनी फैमिलियाँ देखनी हैं, और मैं सेम इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। और मेरे खुद के साथ ये कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादियों में कोई भी किसी भी कैटेगरी का, चाहे पैसे वाला हस्बैंड हो या ना पैसे वाला हस्बैंड हो,
उसको फैमिली आप जब आप सपोर्ट कर रहे होते हैं तो somehow मेरी उन्हें छोटी लगता है कि आप sisters हैं, डाइवर्ट वो हो रही है पढ़ भी आपकी रही हैं। अटेंशन जी तो उनको भी मुझे उनको तालीम देनी है, मुझे सब कुछ मुझे ही प्रायोरिटी करना है तो वही क्योंकि है मैं ना घर की पहले बड़ी हूँ, जी सब जी कुछ जी मुझे ही करना है। जी जी तो कोई ज़रूर आपको मिलेगा ऐसा जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा और आपकी इन सारी चीज़ों को अपनाएगा कि ये आपकी तकलीफ़ है, आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं होते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनकी सिंगल पेरेंट हैं, मदर इन लॉ, होता है। तो वो उनके साथ रह रही होती है और मुझे मैं बड़ा फैमिली को रिस्पेक्ट सपोर्ट कर रहे होते हैं वो हाँ। आपको मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आपको कहेंगे कि आप काम ना करो, हम सपोर्ट करेंगे आपकी हाँ। फैमिली को। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे मौजूद- लोगों की कमी नहीं है। नहीं नहीं बहुत है हाँ। बहुत है देर आएंगे मगर दुरुस्त आएंगे और आप सही कर रही हो। जब कोई और नहीं है पूरी फैमिली को लेके चलने वाला, तो आपका फर्ज है आपकी फैमिली की तरफ। बेटा भी उनका तो क्या होगा? बेटा भी तो आपकी आंखों में आंखें डाल के आपका शौहर आपसे कहता है कि मैं ही संभालूंगा ना माँ को, हाँ। मैं ही संभालूंगा, बहन की शादी मैं ही कराऊंगा ना। तो जब वो कह सकता है तो हम भी कह सकते हैं। Exactly. क्योंकि आपको घर को संभालने के लिए जेंडर चूज करना जरूरी नहीं है कि आप लड़की होंगे या लड़का। हाँ। आप लड़की होके लड़के से बेहतर संभाल सकते हैं। बिल्कुल। ओके बिल्कुल। सो बी प्राउड अबाउट इट कि यू आर लाइक दैट। मेरी वालदा परेशान होती रहती है। अपने वालदों को आप समझाएं, बोले एक तो आप ये ऐसे parents लोगों ने बड़ा pressure create किया हुआ है ऐसे ना। लालची लोगों में क्यों मुझे भेज रही हैं? वो कितने मुखलिस लोग होंगे जो कहेंगे हमें तुम जॉब करियो, तुम मेहनत करियो, जो तुमने करना है अपने पैसे से करो। वो कितने मुखलिस लोग होंगे। सोचो ये एक तरह से निशानी है अच्छे लोगों में की, जाने जी, की, जी, जो ये कहेगा तुम्हें जो अपनी मेहनत की कमाई से करना है तुम करो। हमारा थोड़ी हक है तुम्हारी मेहनत की कमाई पे। हमें तो तुम चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस अपनी फैमिली में चाहिए। तो ऐसे मुखलिस लोग भी हैं दुनिया में और उनकी कमी नहीं है। तुम अगर हमें जानते तो हम लोग रोज़ाना अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हमने ऐसी फैमिलीज देखी हैं। और मेरी अम्मी भी शादी के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करती रही है कितने अरसे तक, जब तक वो स्टेबल नहीं हुए, क्योंकि मेरे भी नाना नहीं थे जिंदा। जब आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होती है, आपको बस प्राउड फील करना है। आप नहीं ये सोचेंगी, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगी ना, वालदा को टेंशन है मेरी एज निकल जाएगी। अच्छा वालिदा को पेरेंट्स देखिए अगर गिल्टी आप- होते हैं ना, हाँ। गिल्टी होते हैं कि शायद हमारी वजह से बच्चे जो हैं वो नहीं रुक कर रहे पा रहे, हैं। ये वाली फीलिंग उनको। और अगर आप वालदा से बात करें तो वालदा की बताइए, लेकिन वो चाहेंगी कि आप ऐसे घर में जाएं कि जो आज यानी वो ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ उनकी होके रह जाएं और आप अपनी फैमिली से बिल्कुल वो हो जाए, हालांकि आपकी फैमिली को ज़रूरत है। तो क्या वो चाहेंगी आपको ऐसे घर भेजना? और क्या उनको लगता है कि आपका मुस्तकबिल वहाँ सिक्योर या सेफ तो होगा? छोड़ नहीं सकती मैं तो। उनको और support देखिए ना, करूंगी। अगर आप वालदा से भी बात करेंगी तो वालदा कभी नहीं चाहेंगी कि अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज दें जहाँ उसका मुस्तकबिल ही सिक्योर नहीं है। और आप ये देखिए कि ये बच्ची सेल्फिश नहीं है, ये अपने बारे में नहीं सोच रही है। तो कुछ लोग जो शऊर वाले लोग हैं जो इनका रिश्ता लेके आएंगे, उनको ये अंदाजा होगा कि लड़की कितनी सिंसियर है। अगर ये जो अपने घर के साथ सिंसियर होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बिल्कुल। सबके साथ सिंसियर होता है। ये उसकी फितरतन, और उसकी नेचर। समझदार लोग या अच्छे जो मर्द होते हैं वो सबसे पहले पसंद ही ये करते हैं लड़की में उसकी सेल्फलेसनेस, कि वो अपने माँ बाप के लिए जी रही है। जब ऐसे तो हमारे लिए कितना अच्छा जिएगी। हाँ, तो ये देखने के लिए एक आंख मेरे ख्याल में होनी चाहिए, और अगर वो आंख नहीं मिली है तो यू बेटर वेट फॉर द राइट। यस, देर आएगा मगर दुरुस्त आएगा। हाँ, मगर कभी भी तुम दिल बर्दाश्ता नहीं होना कि जो तुम्हारे हालात हैं। तुम ये देखो कि तुम अपने घर के हालात बेहतर कर रही हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहनें पढ़ रही हैं, वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ अभी अगर मैं एज माँ सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अपने बेटे तो होते ही है ना पैरों पे खड़े, मुझे अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा करना है। मैं अभी वहाँ तक सोचती नहीं हूँ कि उसका रिश्ता आएगा फलाना, वो उसकी नसीब है यार जो वो लेकर आई है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आप जॉब करके खुद को कर रहे हैं या फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स ने आपके नाम कुछ कर दिया है, ये सारी सिचुएशन में आपकी स्ट्रेंथ है, कमी नहीं है। मुझे एक टाइम तक ऐसे लगता रहा कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ या काम करती हूँ तो ये मेरा ऐब है, शायद मैं उस तरह बस नहीं पाऊंगी जैसे मेरी और फैमिली में कजिन्स बसी हुई हैं। हाँ। तो दिस इज अ स्टार ऑन मी रादर अ पॉइंट जिसको नेगेटिवली लिया जाए। एग्जैक्टली, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं घर भी संभाल सकती हूँ, बच्चे भी संभाल सकती हूँ और ब्रेड एंड बटर का इंतजाम भी कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। प्राउड मोमेंट है। आप अपने पैरों पे खड़े रहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। व्हेन यू फाइंड अ राइट पर्सन
کہ جو واقعی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. یعنی آپ کو کون چاہیے, وہ پرسن جو آپ کو سپورٹ کرے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں. تو وین یو ول فائنڈ دیٹ, تو پھر آپ ڈیسیجن لیجیے. اور اگر آپ والدہ کو ایسے سمجھائیں گی تو فار شیور وہ سمجھیں گی. بالکل بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ریجیکشن صرف عورت کا نہیں مرد کا بھی ہوتا ہے. سو بریک کے بعد ایک اور کہانی. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ شو ایسا دیکھ رہے ہیں جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریجیکشنز کو ایز اے بلیسنگ لیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور اپنے آپ کو ختم نہ ہونے دیں کہ یہ ریجیکشن آپ پہ ہو گئی. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, کمپلیکس کا شکار نہ ہو. ہم آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ زندگی میں آپ کے لیے اور بہت کچھ ہے, صرف ایک یہی زندگی اینڈ نہیں ہو جاتی. اور یہ میں صرف ایک جینڈر کی بات نہیں کری, میں صرف فیمیل کی بات نہیں کری. میرے سامنے اس وقت یہاں میل بھی موجود ہیں, کاشان. اور کاشان کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں, اتنی سی عمر ہے ان کی لیکن یہ ابھی بھی کیا ان کے ساتھ پرابلم ہے یہ آپ کو خود بتائیں گے. السلام علیکم کاشان, کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ کاشان تم تو بہت چھوٹے سے ہو, ابھی سے کیا کر رہے ہو شادی کر کے؟ لگتے تو نہیں ہے, لگتے تو بس وہ 23 کے 26 کے, بہت چھوٹے ہیں. ہاں بہت چھوٹے. تو کاشان تم کیوں ریجیکٹ ہوئے, کیا وجہ ہے بھائی؟ اصل میں جاب ہماری نا خطرناک ہے, فائر مین کی جاب ہے نا, فائر فائٹنگ. اچھا فائر فائٹر ہو تم؟ جی. ہمیں تو ایسی پوئمز یاد کرائی جاتی ہیں کہ میری جان فائر فائٹر, اور یہ وہ جو ہم لوگ بچپن میں ہیروز جو ہوتے ہیں ہمیں تو وہ بتائے جاتے ہیں. تو تم کیسے اس پہ ریجیکٹ ہو رہے ہو کہ فائر فائٹر ہے, کیا کہتے ہیں؟ جاب کہہ رہے ہیں کہ خطرناک ہے, کہ اللہ نے اگر آپ آگ پہ جاؤ کہیں اگر ایکسپائر ہو جائے, بندہ مر جائے تو پھر کون اس کو سنبھالے, بس یہ وجہ ان کی ہوتی ہے. یار تو موت تو جب لکھی ہے وہ تو ایسے بھی ہو سکتی ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں, آرمی میں ہیں, پولیس میں ہیں, تو بالکل ظاہر ہے موت کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا, بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو. جب تو باقاعدہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی تم بہت خطرناک, جاب چینج کرو. یہ انہوں نے فرسٹ ٹائم یہی بات بولی تھی کہ بھائی آپ جاب چھوڑ دو تو پھر ہم کریں گے. تو مطلب میں جاب تو خیر نہیں چھوڑ سکتا. اچھا جاب چھوڑ دو تو پھر کیسے کھلاؤ پلاؤ گھر والوں کو, کیا یہ کوئی اور جاب کر لو نا, کوئی اور نوکری کر لو. یہ کہ اس کا شوق بھی تھا ظاہر ہے کہ مارنے والے تو بہت ہیں, بچانے والے بھی تو کچھ ہونا ہے. ارے واہ کتنی خوبصورت اپروچ ہے. آپ دیکھیں کہ واقعی کوئی تکلیف میں ہے, وہ بندہ اپنی جان رسک کر کے جا کے ان کو بچاتا ہے. یہ تو بہت فلاحی کام ہے. ایک انسان کو بچانا تو پوری انسانیت کی جان بچانا. ایگزیکٹلی وہی وہ یہی وجہ ہے کہ جاب کا میرے کو شوق بھی تھا شروع سے, یہ کہ فائر مین کی جاب کرنی تھی. میں اسلام آباد گیا, وہاں سے ٹریننگ حاصل کرنی, لاہور میں رہ کر آیا ہوں. گھر میں بھی ظاہر پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کے باوجود میں اسلام آباد گیا, 3 مہینے وہاں گزارے, 7 مہینے لاہور میں گزارے, ٹریننگ وغیرہ کری, سرٹیفکیٹ ملے ان کے میرے کو, تو جاب کر رہا تھا. کتنے بہن بھائی ہو آپ لوگ؟ 3 بہن بھائی ہیں, ایک بڑا بھائی. باقی سب میرڈ ہے؟ جی بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, اب میرا ہی ہے. اب آپ کا نمبر ہے؟ جی میرا نمبر ہے. تو امی دیکھ رہی ہیں اور لڑکیاں وغیرہ؟ ہاں امی دیکھ تو رہی ہیں جی. ہاں تو 2-3 دفعہ گئی بھی, ایک جگہ سے بات وغیرہ سب کچھ پکی کر دی. پھر جب جاب کی بات آئی تو انہوں نے بولا کہ چل ہم سوچ کے بتائیں گے. ہاں اس کے بعد تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد ان کی کال آئی کہ بھائی آپ جاب چھڑوا دیں تو پھر ہم کر لیں گے. اللہ, تو اس آپ کو بلیو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسے آتے ہیں لوگ کیا کبھی؟ اس طرح کی تو بہت ہی کہتے, کیونکہ وہ میرے خیال سے یہ تو بہت ہی ایک الگ سی وہ بات بتا رہے ہیں یہ کہ مطلب یس سچ کائنڈ آف پیپل ایگزسٹ, ایسے ہیں لوگ, لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان ریزنس کی بیسس کے اوپر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ سے, ہاں ماشاءاللہ سے آپ تو اتنے ایک نوبل پروفیشن میں ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لائک آپ دوسرے لوگوں کی زندگی بچا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر یہ جو جس کی بھی یہ سوچ, آپ یہ تو سوچیے کہ زندگی کا تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ کون سا حادثہ ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, فائرنگ کسی اور کے بیچ میں ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹ ایک ایونٹ ہوا, جو فادر اپنی بچی کو لے کے جا رہے ہیں, اسکول لے کے جا رہے ہیں, اور وہ آپس میں کراس فائرنگ میں اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ زندگی تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ جو لکھی ہوئی ہے اس نے جتنی زندگی وہ اتنی ہی ہے, اور جس تک موت آنی ہے وہ آنی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگ مناسب بھی ہیں جن کی یہ سوچ ہے, تو وہاں رشتہ کرنا آپ کے لیے مناسب تھا یا آگے آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہتر ہوتا. حیدری میں ایک دفعہ آگ بھی لگی, اس آگ میں ہم لوگ گئے بھی, میں پاؤں کی ہڈی بھی میری ٹوٹی, حالانکہ چھت گر گئی تھی پوری, ہم لوگ نیچے آگ وغیرہ بجھا رہے. اس سے یہ کہ جب جان بچانے والے اللہ کی ذات ہے, یہ کہ اللہ کا شکر سیٹ تھا, بالکل صحیح ہوا, بس تھوڑا سا ٹانگ اور کچھ پریشانی اس کے بعد سیٹ ہو گئی. خیر اگر مارنے والی ذات ہوتی اللہ کی, اس وقت بھی مار سکتے تھے. دیکھیں میرے جیسے انسان کے لیے بھی نا آپ ہیرو ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور ندا کے لیے بھی ہوں گے, اتنی بڑی سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے لیے بھی ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے, وہ لڑکیوں کا دماغ یا ان کا مینٹل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف اے پرسن یو آر. تو میرے خیال میں یہ میٹر ہی, آپ کسی ایسی اپروچ کی لڑکی سے شادی نہ ہی کریں تو بہتر ہے, جو آپ کی نسلیں آگے خراب کریں. آپ یہ دیکھیے جو فورسز میں ہوتے ہیں لوگ, مطلب لڑکیاں
एडमायर करती हैं कि हमें तो फोर्सेस वालों से शादी करनी है, ऐसे गुरूर होते हैं गुरूर आपका वो, होता जी। है। और बंदियां आके बताती हैं कि मेरे रिश्ता आया फोर्सेस से आया ही वो। Forces से आया। So, कैसे ऐसे कोई सोच सकते हैं? ये आप भी जो काम कर रहे हैं वो एक हीरो वाला काम है। बेशक बेशक हम बिल्कुल। फिल्मों में देखते हैं हीरोज को ये करते हुए, बॉडी डबल उनके जो है वो सब जी, ये कर जी, रहे जी। होते हैं। आप रियल में करते हैं Real यार, life लोगों की hero हैं, जान जी। बचाना। 2019 से करते हुए आ रहे तो हैं। अभी आप 26 के, कोई मसला नहीं है, कोई उम्र नहीं निकली जा रही, कोई ना कोई आपको हीरोइन आपकी मिल जाएगी जिंदगी में। और हाँ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी से करेंगे जो आपकी इस चीज़ को समझती होगी, तो वो आपके लिए अच्छा फील करके खुद से लड़ेंगे अपनी फैमिली बस से। ये कि और फैमिलीज ही करते हैं यूजुअली। जी हाँ, ये तो बस थोड़ा सा ये हो गया कि अब वो अभी बोलेंगे जॉब छोड़ दो, कल को बोलेंगे भाई घर भी छोड़ दो, फिर उनके लिए अभी मैं जॉब छोड़ दूँ, फिर कल को बोलेंगे घर छोड़ शर्तों दो। पे नहीं That's रिश्ते right. हाँ, चलते, रिश्ते conditions रिश्ते ना से शर्तों पे हैं। नहीं चलते। तो वही इस वजह से मेरा दिल वो हुआ कि हाँ, अब कभी भी बेटा- याद रखिए, मैं सबको ये कहूँगी, उस वक्त हमारी इमेच्योरिटी होती है शायद। मैं भी जब एक यंग एज में थी तो मैं भी बड़ी शर्तें लगाया करती थी, पर मुझे बाद में अपनी ज़िंदगी में जब प्रैक्टिकली पहुंची तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार नहीं शर्तों चलते। पे तो जिंदगी चलती ही नहीं है। अनकंडीशनल रिलेशनशिप्स होने Unconditional चाहिए, होते हैं, वही बिल्कुल। कामयाब भी रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, और आप कितने दिन बिठा लेंगे शर्त लगा के? मैं शर्त लगा रही हूँ कि तुम अपनी अम्मी के साथ नहीं रहोगे, या तुम अपने घर वालों से नहीं मिलोगी, या तुम्हें अपने खानदान को छोड़ना पड़ेगा। कितने दिन छुप के मिलते हैं सब, Exactly. छुट्टी नहीं मिलते छोड़ते हैं। अपने और खून के रिश्ते को। जब आप तुम अपनी अम्मी से नहीं मिलोगे या मुझे उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तो कल हाँ। आपके बच्चे भी आपके साथ ये करेंगे। दुनिया मकाफात अमल है और वो आपसे Exactly. सीख रहे हैं, वो इमिटेट कर रहे हैं। हाँ। तो वो जो देखेंगे कल वो आपके साथ करेंगे। बिल्कुल। सो मैं हैरान हो रही हूँ यही सुनकर, जैसे आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाया है हमने कि सिर्फ लड़कियाँ रिजेक्ट नहीं हो रही, लड़के भी रिजेक्ट होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है लुबना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लुबना? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? आप अपनी बच्चियों के हवाले से बात करना चाहेंगे? जी जी, मैं बच्चियों के हवाले से बात करूंगी। मेरी 7 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है भाई। ये आपने कहा अल्लाह की रहमत है, जो आ रहा है वो तो अल्लाह की रहमत नहीं कह रहा। अब मैं बस वो उनके बेवकूफ़ लोग हैं जो आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि है आपकी 7 बेटियां हैं, आपका क्या होगा? तो अब जब वो इस एज पे पहुंच गई हैं कि अब उनके रिश्ते हो जाने चाहिए, तो मैं तो इस सिलसिले में रात दिन के लिए परेशान होकर बीमार होती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मेरी बच्चियों के रिश्ते होंगे कैसे। जब वो देखती हैं और आती हैं और आके देखती हैं और देखने के बाद कहती हैं कि सिर्फ बेटियां ही हैं, इनका कोई भाई नहीं है। तो मैं उनको जवाब ये देती हूँ कि आप बेटियों का रिश्ता लेकर आई हैं ना मेरी। तो कहती है जब ये यहाँ बेटियां हैं तो ये हमारे घर में भी बेटियां ही पैदा करेंगी। कुछ ये कह के उड़ जाते हैं, कुछ ये कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये आपने बच्चियां ही बच्चियां हैं, बच्चियां ही बच्चियां हैं, तो आपके घर तो रिश्ता बहुत मुश्किल है। तो मेरी समझ में नहीं आता ये सवाल, मेरी बच्चियों के लिए ये जवाब क्यों आ रहा है? क्या इस तरह से बात करनी चाहिए बेटियों वालों से? आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियां पढ़ी हुई हैं, सलीकामंद हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आपकी बच्चियां आपका गुरूर होनी चाहिए। जो आ रहे हैं ना और ये कह रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि आपकी बेटियां उनके घर जाएं। अगर आपकी बेटियां आपका गुरूर हैं और आपको उन पे फख्र है, आप ये नहीं सोचिए। और फिर क्योंकि मैं आपको मेरी नानी के पास 8 बेटियां थी और 1 बेटा था, और उनकी बेटियां उनका गुरूर थी। बहुत सारी ऐसी मैंने फैमिलीज देखी हैं जहाँ बेटियां ज़्यादा हैं। देखिए, अब बेटियां जो होती हैं वो एक तो पहली बात मैं 2 बातें करना चाहूँगी। एक तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी। आपने पूछा कि क्या उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए, तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 उनका बेटा बेटियां नहीं थी। था तो आप तो माशाल्लाह से बेटियां रहमत होती हैं। आपको ये पता है बेटा नेमत है और बेटियां रहमत है। नेमत पे सवाल होगा, रहमत पे सवाल नहीं होगा। वो जो हमें अकाउंटेबल होना है ना, वो हमें नेमत, क्योंकि ब्लेसिंग्स का वो कहते हैं ना, मैं तुम्हें देगी तुम्हारी एक एक नेमत का हिसाब लूँगा। नेमतों का हिसाब होगा तो बेटी का हिसाब नहीं होगा, आपसे बेटे का ज़रूर होगा। तो आपको तो इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां थी और आपकी माशाल्लाह 7 हैं। ठीक है, तो बेटियां फ़ख्र होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेडिक्शन आप देखें वो दे रहे हैं कि आपके घर में बेटियां हैं तो आप आगे भी करेंगे। साइंस ये ये प्रूव इसमें कर चुकी है। साइंस प्रूव कर चुकी है ऐसा कि कुछ नहीं है। नहीं कि हो ही ये नहीं ताल्लुक सकता। जो है ना, ये ताल्लुक आदमी से है। आदमी से है, यानी बेटे का होना या ना होना ये डिपेंड It has मर्द nothing पे to do करता with है, the बेचारे woman। नहीं औरत का करता। कोई और लेना अगर देना आदमी से भी ताल्लुक है तो बेचारा आदमी क्या करे? आदमी क्या करे? ये तो अल्लाह ने जिसको जिसको जो जैसे- देना जी, है जी।
अगर हम चले, हमने ये भी कह दिया, हमने समझाने के लिए माशरे को कि तुम दूसरी शादी करोगे, और अगर तुम्हारी तरफ से ही बेटा या बेटी की वो होती है, औरत के पास तो एक ही सेल है, एक ही बिल्कुल। और आज जो ये जैसे कहा जाता है ना कि बेटा होगा तो वो माँ बाप को संभालेगा, कहाँ पे होता है कि जहाँ यानी क्या बेटियां नहीं, जब माँ बाप बीमार होते हैं तो बेटियां नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटे नहीं संभालते, बहुएं नहीं संभालती, बेटियां अपने घरों पे ले जाती हैं माँ बाप लेकिन को। बेटियां भी ले जाती हैं, और बेटियां बात ऐसा होता है कि बेटे छोड़ के चले जाते हैं। बेटों से ज्यादा मैं समझती हूँ बेटियां बेटियां ही ज्यादा हमदर्द हैं, बेहतर सही संभालती बात। और वैसे भी ना बहू की जिम्मेदारी कहीं नहीं है माँ बाप को देखना। हाँ, जी जी, और लड़की के बिल्कुल माँ नहीं। बाप को देखना बहू की जिम्मेदारी नहीं है। तो अक्सर आपकी देखा है कि माँ बाप बीमार होते तो खिदमत के लिए बेटियां उनको अपने घर ले जाती हैं, आ जाती हैं। एक खातून मेरे पास आई और वो डिप्रेशन में इस वजह से थी कि उनका पोता नहीं है, और मैंने सिर्फ उनसे ये सवाल पूछा कि आपका जो है कह लेगी बस पोता हो जाए तो मेरी तो ज़िंदगी सुकून में आ जाए। तो मैंने कहा अभी किसके साथ आई हैं? तो कह रही हैं बेटी के साथ आई हूँ। तो मैंने कहा बेटा कहाँ है? वो नहीं लेके आया। तो यानी मेरे पास लाने के लिए भी बेटा अवेलेबल नहीं है, वो बेटी लेके आ रही है, तो लेकिन जो ख्वाहिश कर भी पोते है। हाँ, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फेमिनिस्ट होने की बात नहीं कि बेटे नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आपकी जो 7 बेटियां हैं वो 7 बेटे हैं। अच्छा, आपकी 7 बेटियों में से किसी की शादी हुई है? किसी एक की हुई? नहीं, शादी तो मेरी एक बेटी की हुई माशाल्लाह से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर बेटा हुआ माशाल्लाह। तो देखें, वो वाली चीज़ तो उसका नसीब है। जी बिल्कुल, बेटी भी होती तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन हुई ना, एक बेटी की शादी भी हुई, अच्छे लोगों से मिले ना, तो आप नाउमीद ना हो। ये कोई कलंक नहीं है कि घर में 7 बेटी, मगर मैं नाउमीद तो नहीं हूँ, मगर ये तो प्लीज ना हो आप होप है हमारी। रवैये, लोगों के रवैये तकलीफ देते हैं, देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। सही कह रही हैं लेकिन आपको बताऊं सारा किरदार होता माँ बाप का ही है ना। हम बच्चों की भी, अगर आप परेशान होते हैं ना नेचुरली वो आपको सुन के परेशान होंगी कि हमारी अम्मी परेशान है। कि हम अक्सर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे मरने से पहले हम जिम्मेदारियां निपटा दें, शादियां कर दें। बिल्कुल। आप इसको मैनेज करना हमारे बस का काम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के मामलात है ना, हम हैं नहीं हैं तो हमारी औलादों का जो भी सेटअप है वो उनके हिसाब से चलेगा। और अगर आप अपने बच्चियों को आप ये एतमाद देंगी कि वो आपका फ़ख्र हैं तो वो आपको फ़ख्र बन के दिखाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी बच्चियों को ये मैसेज देंगी कि वो बोझ हैं तो वो वाकई बोझ बने, वो फिर वो बोझ बन जाती जल्दी से हैं। जैसा तैसा रिश्ता आएगा हाँ कर देगी कि हाँ आपका कर बोझ दीजिए, तो कम करें। क्योंकि बच्चियां ना ऐसी होती हैं पेरेंट्स के लिए, वो सोचती हैं, उनको लगेगा कि ये एक एक पल फिर अजियत में गुजार रही होंगी सिर्फ इसलिए कि वो आपको खुश करने के लिए कहीं भी चल देंगी। सो दिस शुड नॉट। और फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने बच्चों को ना कहना सिखाएं, वरना उनकी लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। अगर उनको ना नहीं कहना आएगा ना अपने लिए, सफ़र करते तो वो सफ़र करते रहेंगे। जैसे बहुत सारी बच्चियाँ सफ़र कर रही हैं, मैंने बाकायदा ऐसा घराना देखा है, उस घराने में पता नहीं क्या बीमारी है, वो कहते हैं अपने मैके से ना मिलो, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे कान भरती हैं, अपने मैके से ना मिलो। तो क्या ख्याल है, उनके कहने पर वो नहीं मिलती होगी, वो छुप के मिलती है। वो कहती है मैं बाजार जा रही हूँ और अपनी बहन और अम्मी ये को वहाँ बुला लेती हूँ। वो मिलती है। ह्यूमनली एथिकल नहीं है कि आप जिनके साथ पूरी जिंदगी आपने गुजारी, Who are you to stop them? Exactly. आप होते कौन है कहने वाले कि बहन से बात नहीं करना, मैके से तो दूर ही रखो लड़कियों को। ये किस किस्म का और मतलब आप ये देखिए कि क्यों आपके बहन भाई या माँ बाप आपका घर खराब क्यों करेंगे? अगर ये तो भी वो ऐसे एक चले लेट्स सपोज ह्यूमनली कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, बट आपको ये राइट किसने दिया है कि आप ये स्टॉप लगा सकें? हम अगर ये कहते हैं तो हम तो बुरी बहू बहुत घरे से जी बहुत घराने हैं जहाँ ससुराल वाले और मियाँ ने कहा है तुम अपने मैके नहीं जाओगी, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे कान भरते हैं, तुम्हें हमारे खिलाफ करते हैं। ये है ऐसा। हाँ, और इसमें वही बात है ना कि आपको अपना रिमोट कंट्रोलर अपने हाथ में रखना है, आपको दूसरे को नहीं बताना कि वो आपको बताएगा कि आपको जाना है। और एक दफ़ा आपने मान ली ना, सारी ज़िंदगी आपको माननी पड़ती है जी, सारी ज़िंदगी ऐसा ही। सो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी, आपको भी और आप जैसी बहुत सारी माएँ जो मुझे देख रही हैं, ये है फ़िक्र, औलाद की फ़िक्र आपकी कब्र तक रहेगी। ये तो बात है। चाहे वो उनकी शादी के बाद उनके बच्चे, चाहे उनकी इखराजात पूरे ना होने से ताल्लुक़ हो, चाहे अल्लाह ना करे उनकी बीमारी से हो या उनके मियाँ की बीमारी से हो, कुछ भी तकलीफ़ और उनकी फ़िक्र वो रहेगी। बस अपनी बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंट पालें कि अगर उनके हिसाब से रिश्ते ना आ रहे हों तो वो गलत हामी ना भरें। सिंपल, मैं सारी माँओं को ये कहूँगी, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं,
बिल्कुल वो अपने बहुत प्यार से पाला होता है उनको। और अपने पल पे यानी वो कहते हैं ना, अपने हम कहते हैं एम्पावर करें उन्हें, कि अगर आप कल नहीं भी हैं रहे उनकी ज़िंदगी में और अगर उनकी शादी नहीं भी होती है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो इस एहसास से कमतरी के साथ ना गुजारें कि मुझ में कोई कमी थी या मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, मैं सना को बुलाना चाहूँगी, सना को बुलाएं। थैंक यू काशान, आपकी जगह पे अब सना आ जाएंगी यहाँ पे। और काशान शादी का कार्ड ज़रूर भेजिएगा, कोई अच्छी लड़की मिलेगी जो आपको, और आपको जो हीरो जाने उसी लड़की से शादी होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सना, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी? सना, हमें माशरे का क्या, वो कहते हैं ना कि माशरे की क्या सच्चाई दिखाएंगी? मैं अपने बहुत प्यारे से भाई की स्टोरी बताना चाहूँगी। अच्छा जी, मेरा भाई सबके लिए तो ऐसे ही है कि उनको एबनॉर्मल लगता है, कि मेरा भाई है मुझे सही लगता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा है मेंटली डिस्टर्ब ना, मतलब लाइक ऑटिस्टिक है या क्या है? एबनॉर्मल टाइप बिहेव करता है। अच्छा उसका माइंड जो है ना, उस खुद का काम नहीं करता सही से। अच्छा तो वो उसे नहीं पता होता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन आया है, कौन बैठा है। अच्छा। तो हम लोग तो उससे आदी हो चुके हैं इस बात से, हाँ। कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन जब मेरे लिए रिश्ते के लिए लोग आते हैं, हाँ। हम कोशिश यही करते हैं कि वो सामने ना आए, ओह माय गॉड, अच्छा। पर वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच है। हाँ जी, मेरा छोटा भाई है, मेरे से ज़्यादा अटैच है। मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊँ ना तो फिर वो कभी अप्पो बोलता है, कभी आप ही बोलता है, कभी हाँ। मम्मा भी बोल देता है। अल्लाह, हाँ, वो बहुत प्यार करता है, मेरे लिए तो बहुत ही करीब है। मेरे आपने लिए। संभाला होगा ना जी, उसको? मैं उसको बहुत, मुझे पता चल जाता है इस टाइम क्या चाहिए, हाँ। क्या खाना है, इसे क्या बुरा लग रहा है। मैं किसी के साथ बात करती तो कहता मुझे तवज्जो दो, हाँ, मेरे साथ बात अपने करो। बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह उसे पाला। तो आप तो कितनी खिदमत गुजार लड़की हैं, आपके लिए तो डबल डबल ट्रिपल रास्ते आने चाहिए। कितनी प्यारी आपके बच्ची। रिश्तों के लिए उससे ऑब्जेक्शन उनकी वजह जी, से आता है? बहुत ज़्यादा ना। वो जब रिश्ते ही मुझे देखने आते, तब जब तक मैं उनके साथ बैठी हूँ या वो लोग बैठे हैं तो ठीक है। जैसे ही मेरा भाई अगर आवाज़ लगा दे और मैं ना गई, मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि ये लोग से बात करूँ, इनके साथ बैठूँ। अगर फ़ौरन चली जाऊँ तो भी लड़के वाले माइंड करते कि फ़ौरन आई, फ़ौरन चली गई। और ये भी जहन में आता होगा कि बच्चा एबनॉर्मल है तो कहीं आगे हमारी जनरेशन मैं फिर में कोई उससे एबनॉर्मलिटी ना, ये भी तो सही इनको तो कह ऐसा रहे। लगता है ना कि हम अपने घरों से सब लेकर आती नहीं, हैं। मैं उठ के नहीं जाती ना तो फिर मेरा भाई चिल्लाने लगता है कि अभी तक आई नहीं थी, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता है, फिर वो शोर मचाता है, फिर वो एकदम से उसी रूम में आ जाता है। तो वो सब लोग एकदम से देख के अल्लाह हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा कितने है। बहन भाई हो आप लोग? हम लोग 3 बहन भाई हैं। तो किसी और की शादी हुई है घर में? नहीं नहीं हुई, आप सबसे बड़ी हो। जी, और जब आपके लिए रिश्ते आते हैं तो फिर ये वाली प्रॉब्लम, हाँ, ये प्रॉब्लम होती है। वो शोर रिजेक्शन इस बात पर जी, होती है। इसी बात पे कि भाई अगर ऐसा है तो ये खुद भी क्या पता, इसके माइंड में तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये भी अचानक एकदम से कुछ हो जाए इसको, या फिर जो आने वाले हैं शादी के बाद होता हाँ। है बच्चे वगैरह, उनके साथ ये मसले तो नहीं एक हो सकते। हेल्दी मेल और एक हेल्दी फीमेल भी एक एबनॉर्मल औलाद पैदा कर सकती है। नहीं, ये माइंड में नहीं आएगा। ये लोग इस बात को वो समझते समझते नहीं है ना, वो उनको ये लग रहा होगा कि अगर, क्योंकि कि अब भाई जैसे ऐसा जो तो आप ये भी- बता रही है ना, देखिए अब जो आप कह रहे हो कि वो जहनी तौर पे जो एक आपकी बात से लगा है कि हो सकता है कि उसकी जहानत थोड़ी कम हो, जिसे हम जी, कहते जी, हैं कि वो आईक्यू कभी उसका कभी कम level हो। कम उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तो कर वो रहा हूँ। अब लोगों को जो ज़ाहिर है, जो लोग आ रहे हैं आपके घर में, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो एक उनको ये होता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी कोई जहनी मसला है, जी, क्योंकि अगर वो चीख चिल्ला रहा है तो वो चीख चिल्ला किसी चीज़ ना होने की वजह से रहा है। जी, जी। लेकिन उनको ये इंप्रेशन जा रहा है कि शायद ये मेंटली अच्छा, डिस्टर्ब है। आपसे एज ए डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल जैसे इनका भाई ऐसा है और ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह रही होगी इसकी, तो क्या मेडिकली कोई ऐसी चीज़ प्रूवन है कि अगर एक घर में है और उस घर का कोई बच्चा कहीं और शादी करेगा तो उनके जीन्स में भी जाएगा? क्या मेडिकली इसकी कोई वो है? देखिए, बहुत कुछ ऐसे डिजीज़, क्योंकि इनके भाई का मुझे मेंटल इलनेस का नहीं पता या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या क्या है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे मेंटल इलनेसेस हैं जो जेनेटिकली जो हैं वो होती Transfer हैं। होती लेकिन वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र ऐसे ही होती हैं कि जीन्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसमें आप कहते हैं नेचर नर्चर, यानी इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो अगर वो आपको नेचर, जो बेसिकली हम ये कहते हैं कि नेचर वो है कि जो जीन्स आए, नर्चर आपकी इन्वायरमेंट है। तो बाज़ुकत ये होता है कि आपस में जब ये दोनों का कहते हैं ना क्लैश होता है या वो इन्वायरमेंट वैसे मिल जाए, तो वहाँ पे अगर जीन्स मौजूद हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो डिसऑर्डर हो जाए। तो बहुत सारी मेंटल इलनेसेस ऐसी हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी वो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है। लेकिन देखिए, ये एक disability है, पता नहीं है ना कि है क्या। नहीं, और उसे आपके केस में तो वही मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पॉसिबल है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आपके जीन्स में है तो ही होगी और अगर आपके जीन्स में है तो आपको नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी होने को तो फैमिलीज ऐसे हैं भी कि हो उनके जाता। जीन्स में ऐसा नहीं था। इसकी बहुत सारी ऐसे देखिए मतलब वजूहात उसको कोई होती हैं। बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, उसका खुद का माइंड बस थोड़ा सा कहते हैं कमज़ोर सा है, हाँ, जिसकी वजह से ना वो अपने आप
में और नहीं वो रहता। कमज़ोर होने की देखिए बहुत सारी वजूहात होती हैं ना, वो हमें देखनी पड़ती हैं। आपने चेकअप वगैरह करवाया तो कुछ आइडिया नहीं हुआ है कि क्या उस मखसूस क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए? नहीं, वो कहते हैं क्या नाम है ना, ये खुद ही सही हो जाएगा। आप लोग इसके साथ ना कुछ इसके सामने ऐसी चीज़ें मत किया करें, जैसे कोई गुस्सा नहीं किया करें, इसे किसी चीज़ की कमी महसूस मत होने दिया करें। नहीं, जैसे देखिए सबसे पहले तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये साइकोलॉजिस्ट ही आपके सामने बैठी हैं, सबसे पहले तो आप उनको दिखाएं, ठीक है। जब हम अपनी फैमिली को लेकर के ही इतने अनसर्टन रहेंगे ना चीज़ों में, या इतने अनश्योर रहेंगे, तो फिर जब हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो सामने कोई हमारे लिए रिश्ता लेकर आ रहा है, वो हमारे लिए कैसे कॉन्फिडेंट होगा? नहीं, हम दिखाते तो हमें पहले तो हमें खुद पता हो। डॉक्टर्स को भी दिखाया है, मेडिसिन वगैरह दे देते, ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, कभी वो मेडिसिन वगैरह भी नहीं खाता। अब ऐसा होता है, ऐसे बच्चे मेडिसिन नहीं खा रहे होते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मेडिसिन खिलाएं, वो डिफरेंट तरीक़ों से खिलाई जाती है। लेकिन आप किसी प्रॉपर जगह से उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराइए, ट्रीटमेंट उसका कराइए। और दूसरा जो एक आपने कहा ना कि वो आपके साथ बहुत अटैच है, देखिए अल्टीमेटली आप जैसे आपका प्लान है, रिश्ते आ रहे हैं, इसका मतलब है शादी का तो आपका इरादा है ना, आपने शादी होकर चले जाना, और वो अगर आपके साथ अटैच है तो ये उसके लिए भी हेल्दी नहीं है। इसके लिए आप उसके कोई जैसे होते हैं काउंसलिंग साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं, ये जो आपके साथ अटैचमेंट है इसको कम करना है, ताकि जब आप अपने घर चली जाएं तो उसके जहन के ऊपर मजीद कोई बुरा असर ना पड़े। जिंदगी तो आपने भी अपनी आगे बढ़ानी है ना, लेके चलनी है। आपकी भी कल को फैमिली होगी। सो थोड़ा सा आप लोगों को पहले अपने घर पर काम करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत प्यारी बात है बाने कही कि जब आपको ही नहीं पता कि घर में क्या प्रॉब्लम है तो दूसरा कैसे वो होगा। और हर चीज़ जैसे का यानी इलाज मौजूद है। आप CBTs हैं, काउंसलिंग हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब 40 साल का आदमी एक परफेक्ट फिजिकल मेंटल हेल्थ गुजारने के बाद अचानक से किसी मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। और थोड़ा सा ये भी होता है कि जब शादी होती तो लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो खानदानों की शादी होती है, सबको एक दूसरे को छानबीन करने का हक है। अक्सर लड़कियों के रिश्ते लेकर आते हैं तो बाप जो है वो लड़के की ऑफिस में जाके छानबीन कराता है कि वो कैरेक्टर वाइज कैसा है। ये सारी चीजें भी होती हैं, सबको एक दूसरे की छानबीन करने का हक होता है। बिल्कुल होता है। और जैसे हम हम पसंद वगैरह भी सब कुछ कर लेते हैं, ओके भी हो जाता है, वो जब वो घर पर आते हैं नहीं, वो आप देखो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको, जैसे निदा ने भी कहा कि घर पे काम करने की जरूरत है। और जैसे उन्होंने कहा कि जब आप खुद ही आपको मालूम नहीं कि उसका प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई इस तरह का बिहेवियर होता है तो आने वाले को आप बता पाओगे ना। अगर किसी डॉक्टर से आप अच्छे डॉक्टर से आप उसके असेसमेंट कराइए, आपको उसका प्रॉब्लम का पता है कि किस वजह से हुई है। जैसे मैंने कहा जीन सिर्फ एक फैक्टर है, उसमें आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि क्यों किसी को कोई डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस होती है। और बाजू का तो देखिए आपकी अगर जब फॉर इंस्टेंस कि जब आपकी जो मदर हैं वो प्रेग्नेंट थी, उसके टाइम पे अगर उनसे ही कोई नेग्लिजेंस हुई है, खाने पीने में कोई स्ट्रेस है या कुछ इस तरह का उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, वो उसकी वजह बन सकता है कि आपका छोटा सा बच्चा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करें हम जिसे आम आवाम जो है वो तकरीबन रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फेस करी होती है ज़िंदगियों में, और पेरेंट्स को लगता है कि बस बच्चों की शादी हो जाए तो उनके फ़राइज़ कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी के बाद भी बहुत सारी और ज़िम्मेदारियाँ अम्मा अब्बा को ही देखनी पड़ती है, चाहे वो बेटे हों या बेटियाँ हों। जब तक वो ज़िंदा हैं वो अपनी बच्चों की फ़िक्रें अपने दिमाग में बसाए हुए होते हैं, और फिर कभी ब्लड प्रेशर, कभी और कोई बीमारी वो उनको जकड़ लेती है इन सारी फ़िक्रों की वजह से। उनकी फ़िक्रें तो हम उनसे दूर नहीं कर सकते, और हम उनको कोई टोटका, कोई भी ऐसी राय नहीं दे सकते जिससे वो फ़िक्रें दूर भगाएं, क्योंकि ये तो हर माँ बाप के साथ ही है कि वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। मगर हम सिर्फ उनको ये ही मशवरा दे सकते हैं कि बस अपने बच्चों को ये तरबियत ना दें कि शादी ही सब कुछ है और वही ज़िंदगी का एंड है। अगर वो ना ही तो कुछ भी नहीं होगा, उससे और बहुत कुछ है दुनिया में, और शादी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं अब आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी समरीन से, और समरीन ने क्या रिजेक्शन फेस की है वो आपको खुद बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम समरीन। जी समरीन, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मोटापा ज़िंदगी का दुश्मन बन चुका है, मतलब है कि वो तो मोटापा कभी कभार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुश्मन कभी बन जाता कभार मुझे तो जब से होश संभाला है और जब से मतलब रिश्ते आने लगे हैं, तो अब तो मुझे अपना मोटापा ही अपनी ज़िंदगी का अजाब लगने लगा है। वो इसलिए कि जब रिश्ते आते हैं और बिल्कुल मुंह पे रिजेक्ट करके चले जाते हैं कि मतलब हम तो अपने भाई के लिए लड़की देखने आए थे, हमें अम्मा थोड़ी चाहिए, अम्मा तो मौजूद है घर में।
कोई इस तरीके के जुमले कहे जाते हैं, तो कोई इस तरीके के मतलब है कि भाई के लिए दुल्हन चाहिए हमें। तो आप समझ सकती हैं कितने अजीब अजीब अल्फाज कहे जाते हैं कि बाज़ दफ़ा तो समझ ही नहीं आता कि इनको क्या जवाब दिया जाए। मोटापा सिर्फ बचपन की हद तक बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था कि फिर उस टाइम तो मैं बहुत मतलब है कि गबलू लग रही हूँ, कोई लड्डू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे जैसे 15-16 क्रॉस हुआ, बस वो रिश्ते आने की जो उम्र हुई, जब से लेके अब तक जो है ये मोटापा शर्मिंदगी ही बनता जा रहा है। ये मास्टर का ऐसा कड़वा सच है जो बाकायदा उस बच्ची को या बच्चे को बेयर करना पड़ता है जो ओबेसिटी का शिकार है। और बॉडी शेमिंग तो नहीं इटसेल्फ होनी एक चाहिए। बहुत ही मेंटली बहुत हार्मफुल है, लेकिन वो निदा वाली बात कि एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओबेसिटी इज नॉट समथिंग कि जिसको आप कभी खुद भी कभार कैरी पता है करें। खुद का हाथ भी नहीं होता इस चीज़ में हिबा, शायद हाँ हो बचपन सकता से। है। असल में मैं पैदाइशी हूँ और डॉक्टर्स ने पूरे मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की है मेरे हेल्थ को लेके कि मेरा वेट कम हो जाए। मेरा वेट कम नहीं हो सकता, डॉक्टर ने भी कह दिया नहीं कम हो सकता। कि मेरी पैदाइश के दौरान मेरी वालदा ने ऐसी मेडिसिन ली जिसकी वजह से मेरा पैदाइशी अच्छा वेट जी, है, मतलब इस बारे में आप कर चुके हैं जी। सारा कुछ सही। तो मेरा वेट कम नहीं हो सकता। अब मैं जितनी कोशिश कर लूँ वो 1-2 kg कम होगा, वो कहीं टिकता ही नहीं है। हाँ ज़्यादा ही होगा तो मतलब मैं मुझ में फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोई बीमारी हो सकती है, मुझे शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस वजह से कभी अम्मी और पापा ने इस बात को तवज्जो भी कोई नहीं दी, health छोड़ दो condition बस ऐसी आ ठीक है, ये है ना सही है। लेकिन अब आप वैसे देख एक लें चीज़ इसमें भी कि जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन होगी। मेरा ख्याल है कि सेकंड ओपिनियन आप ले लो किसी डॉक्टर से। और आपकी क्योंकि अगर शुगर वेट कम करने से अगर शुगर या ब्लड प्रेशर हो सकता है तो वो वेट के साथ भी होगा, तो दोनों ही तरह से आप रिस्क पे हो। तो कोई ना कोई ऐसा हल तो मौजूद होगा कि इस वज़न को कैसे कम किया। हम देखो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, हम आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे अच्छा हैं। मुझे एक बात बताएं हाँ। डॉक्टर, मैंने तो देखा है बहुत सारी थोड़ी जिन ओवरवेट लड़कियां तो उनकी भी शादी होती है, उनकी शादी मैं अपने ख़ानदान में देखा है, इर्द गिर्द देखा है। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बट ओबेसिटी वो चीज़ है ना जो फिर आगे आपकी कल अब उसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ भी रहते हैं ना। तो फिर एक सिर्फ एक ये नहीं है ना कि शादी होनी है, शादी के बाद भी आपकी एक लाइफ है, वो फिर आपके लिए उसमें भी है, फिर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उस पॉइंट ऑफ जो व्यू मैंने से अपने भी इर्द गिर्द देखा है माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड, उनके बच्चे भी हैं। बहुत सारे ऐसे कपल्स जिसपे लड़की बिल्कुल दुबली पतली सब कुछ है मगर नहीं माँ बन पा रही। सो क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रही हैं कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हाँ, हैं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे है कि अगर आपकी क्योंकि जो वेट है वो समटाइम्स आपके उसके क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन्स का भी आपका पार्ट रहता है। अच्छा। वो इफेक्ट भी होते हैं, Imbalance होता है बैलेंस होता है। hormones। प्लस अगर आप हाइपरटेंशन या आप शुगर की तरफ भी जा रहे हैं या कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। सोल रीज़न नहीं है कि एक ही रीज़न है कि इसकी वजह से आपकी इनफर्टिलिटी हो सकती है, लेकिन इनके अपने लिए भी है। वेट इज़ नॉट लाइक आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो कोई भी अगर अंडरलाइन ओपिनियन पे तो हम नहीं जा सकते ना कि आपने 2 डॉक्टर्स को दिखाया तो हो सकता है कि एक्सरसाइज से कोई फर्क पड़ नहीं जाए। नहीं मतलब मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, उसके बावजूद मतलब वेट कम नहीं होता। और बाबा ने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया है तो डॉक्टर्स को कहना है कि मेरी पैदाइशी हड्डी चौड़ी है। नहीं वो तो मेरी भी मेरा, चौड़ी है, वो वेट मेरी भी कम चौड़ी है, और हड्डी मुझे भी कहा वेट जाता है के या निदा हिसाब की से भी मैं समझती लेके हूँ स्ट्रक्चर बड़ा है, मेरा पर भी है। उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आई थिंक हम जा सकते हैं उसके लिए। और दूसरी बात जहाँ तक है कि अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नहीं हो सकता या काफ़ी पॉसिबल नहीं, हाई मेडिसिन भी लिए जिसकी वजह से जो ना मुझे गुनूनगी रहने लगी थी, मतलब वेट कम नहीं हुआ, वीकनेस आ गई थी। वेट वहीं फंसा हुआ है, जितना है उतना है। तो आप अपना मोराल उसमें लो ना करें ना कहीं भी, आप अपनी फिटनेस पे काम करें। हम अभी आप बार walk बार करें। यही कह रहे हैं कि शादी जिंदगी का हल नहीं है ना। एंड नहीं है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बहुत सारी और चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। अब वही है ना, जैसे आप कह रही हैं आपको मेडिकल इशू है, नहीं पतली हो सक रही हैं, नहीं आप अपने वेट को रिड्यूस कर पा रही हैं। सो जाहिर है ये आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, हम आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं कि अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि रिश्तों के लिए आप अपने आप को कम करें, कम करें। कि आपको कल घुटनों का अपने प्रॉब्लम ना confidence हो, के लिए, आपको कल कमर का प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई वेट की वजह से कोई और ऐसे इश्यूज ना हो, इसीलिए हम आपको सिर्फ ये गाइडलाइन दे रहे हैं, बिल्कुल। मगर अगर आपकी शादी वेट के इशू की वजह से नहीं हो रही, और ऐसा नहीं है, मेरी बहन जो छोटी है वो उसका भी वेट ज़्यादा था मगर उसकी एक बहुत अच्छे घर में शादी हुई माशाल्लाह, शी इज़ हैप्पीली मैरिड, 3 बच्चों की माँ है, इतना खूबसूरत उसका ससुराल है, इतना अच्छा उसका हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता,
मेरे अम्मा अब्बा को भी ये होता था फिक्र है, लेकिन मेरी बहन इतनी अच्छी नेचर की है, इतनी घर करने वाली है, इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड है कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा घराना दिया। जैसे भी आपने कहा कि बचपन में सब बहुत वो करते थे, अच्छा भी लगता था, वो 16 के बाद भी लग सकता है। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैरी कैसे करते हैं। आप अपने आप ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर मेंटेन रखें, अपने मूड को अच्छा रखें, खुश रहें। और शादी के लिए साथ सिर्फ और शादी शादी के लिए सिर्फ दुबला पतला और खूबसूरत होना काफी नहीं आजकल होता। तो शादी की डिमांड हो बहुत गई है, और आप स्मार्ट होंगी तो आपके लिए जिंदगी तो है। क्या लड़के नहीं होते, लड़के भी तो वेट मोटे होते हैं। लड़के भी तो होते लेकिन हैं, पता है भाई। आपको ये भी होता है कि और शादी overweight के बाद लड़कों को तो पतली लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं, उनकी माएँ कह रही होती हैं बेटे उनके इतने बड़े होते हैं और लड़की उनको पतली और चाहिए शादी के बाद जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो हमारे पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी वैसे ही वो पुट ऑन कर लेती है, तो वो भाई एक हम- थोड़ा हम सा अक्सर जो है मेरी अम्मी जो है बहुत रिश्ते सोशल वर्क करती थी, इस तरह बहुत रिश्ते इधर उधर कराती थी। अम्मी को लगता था कि चलो ये एक नेकी का काम है। मैं मुझे भी बहुत लोग कहते हैं हमारी बेटी के लिए रिश्ता देखो, हमारे बेटे के लिए देखो, तो अक्सर उस रिश्ते कराने में मैंने अक्सर देखा है, मेरी अम्मा को बोला कि एक लड़का था जो दुबला पतला था, मगर उसको पतली दुबली लड़कियां नहीं अच्छी लगती, उसको थोड़ी सी ओबीस लड़कियां पसंद आती थी। पसंद की बात है। सो और अम्मी अब ने तो बहुत सारी टेलीविजन ऐसी- पे भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है थोड़ा सा वेट के साथ। हमारे पड़ोसी मुल्क में भी आप देखें कि हीरोइन का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी बल्कि लड़की ही है। हाँ। सो ये अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन आप अपने आप को कैसे ग्रूम करके एक परफेक्ट इंसान बना के रखोगे, दैट्स व्हाट मैटर्स। ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। नैन नक्श रंग ये अल्लाह ताला ने बनाया है आपका, आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन आपके बात करने का तरीका, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका, आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है, देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन तो होता है। पर्सनैलिटी का होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नैन नक्श और वो ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी उन्होंने इतनी अच्छी बनाई होती कि आप उनसे बात करके मुतासिर हो जाओ। आप इनकी आंखें देखें कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। तो आप देखिए ना, अल्लाह ताला ने हर तरह से जैसे भी इंसान को बनाया ना उसमें हुस्न रखा है, पर हम उसको तराशते नहीं हैं खुद अपने हिसाब से। आपके सेम साइज़ की मेरी फ्रेंड्स हैं और अगर अभी वो यहाँ आके बैठेंगी तो आप उनका स्टाइल, उनकी बात करने का तरीका, उनका अपने आप को लेके चलने का तरीका जो है वो उससे कुछ सीख सकेंगी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने ऊपर पहले काम करके फिर इनको छोड़ दीजिए आप कि ये क्या कह रहे हैं, और किसी रिश्ते के लिए काम नहीं करें आप। जी अपने जी लिए बिल्कुल करें। नहीं, वो कह रहे हैं वो सब मैटर ग्रूम नहीं हुए करता। हैं हम लोग भी कैसी हुए। वायड़ी थे हम लोग, कुछ आता ही नहीं एक था। सर्टेन एज पे, पर हमें अभी भी शौक है। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे अभी भी शौक है सीखने का। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई मतलब लाइक जितना आप अपने आप को ग्रूम करेंगे करके जिंदगी रखें। आपको उतना देगी। और एवरीडे लर्निंग, हमें बिल्कुल नहीं पता था हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हमने भी उस पूरे जर्नी में ही साथ साथ सीखा है सारा कुछ। और तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। और आप अपने आप को ना दूसरों की नज़र से देखना छोड़ दें, खुद क्या अच्छा लग रहा है, मैं इस वेज में कैसी लगती हूँ। जैसे मैंने कहा, खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को तो मैं बहुत अच्छी लगती तो हूँ। बस सही, सामने बस ये वाले मैटर रिजेक्ट करता है। करते हैं, सामने सब वाले तो की पेरेंट्स बस फिर प्रॉब्लम क्या में फर्क आते हैं। पड़ता है? आप फिर तो अपनी कुछ फर्क ही फेवरेट नहीं होनी पड़ता। चाहिए, और आपने अपनी फेवरेट होंगी तो आपकी पर्सनालिटी आपको 4 लोगों में नुमाया दिखाएगी। मैं तो अक्सर अपनी अम्मी से कह देती हूँ, यार अम्मी ये लोग समझते ही नहीं मैं गॉड गिफ्ट हूँ, फिर भी नहीं समझते, ये मेरे जैसे मोटे क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो confidence है, अम्मी ये होना कहती हैं, चाहिए। बेटा वो नहीं समझ रहे ना, तुमको समझना पड़ेगा। अब मैं इनका कैसे, कौन सी मशीन में जाऊँ जहाँ से मैं कमज़ोर होकर निकलूँ, मुझे खुद समझ नहीं बस आती। आप जब ये सोच लेंगी ना कि शादी ख़त्म नहीं है ज़िंदगी, तो शादी ही मकसद नहीं है ज़िंदगी का, फिर आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी। जब मकसद बना लेता है ना कोई, शादी होनी है, बस शादी हो जाए ना एक बार, बस समझो हो जाएगा सब कुछ। हमारे जब हमारा माशरे में मकसद- ये भी तो है कि 30 के बाद औरत की शादी ही नहीं है, लड़की की शादी हो रहा है ही नहीं है। concept। अब चेंज हो रहा है, दिमाग अब ये change ट्रेंड हो रहा है। बहुत चेंज हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता अब होगा, थोड़ा मर्द भी टाइम दूसरे लगेगा। तरीके से सोचना शुरू थोड़ा हो टाइम गए। लगेगा। अब और चीज़ें बदल ट्रू रही हैं। देखें, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर फॉर श्योर कोई ना कोई और स्ट्रेंथ होगी, कोई ना कोई ऐसी काबिलियत होगी, उसको उभार के बाहर लाइए। हम अपनी वेट ज़िंदगी कहीं पीछे रह जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी जब प्लान करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं अच्छा अपना घर हो जाए बस काफ़ी, अपनी गाड़ी हो जाए बस, एक पक्की नौकरी हो जाए बस। तो हम अपनी ज़िंदगी के गोल्स तो सेट करते ही हैं ना, सेट करते इस हैं। उम्र में ये कर लेंगे, इस उम्र में ये कर लेंगे, हम प्लानिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारी सारी प्लानिंग्स वैसे ही हों जैसे आप हमने काम सोची। कर सकते हो, कोई करियर परस्यू कर सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो। अब शादी को एक ऐसी चीज़ बना के रखोगे जो इट विल गो विद द फ्लो। जब आपको काम पे कोई मिल जाएगा, आप जहाँ पढ़ रहे होगे वहाँ कोई मिल जाएगा, वो एक साथ में होने वाली चीज़ है जो नसीब में जब होगी वो होनी है। क्योंकि देखो जो रिश्ता लेकर देखने आते हैं और आप उनको आगे ट्रॉली लेके जाती हो ना,
उस वक्त उनको सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस नजर आती है, लेकिन जब कोई आप किसी के nature साथ नजर नहीं काम आते, करते हो, हाँ। किसी फैमिली के साथ उठते बैठते हो और वो ये देखते हैं कि ये लड़की इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, फिर वो उस बिरते पे आपका रिश्ता लेकर आते हैं। जब तक आप ट्रॉली लेकर जाओगी तो वो देखेंगे सिर्फ ये रंग रूप, कद काठ, पतली दुबली कमर, ये वो सारी, वो और दूसरी क्वालिटीज़ नहीं देख सकते पहली नज़र में। तो पता नहीं क्यों लोग वो समझते नहीं है कि ये ट्रॉली कल्चर ही ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल एग्रीड। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं दानिश सलीम साहब, और ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में भी कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ फ़िक्रें हैं, और वो यहाँ वो बयान करना चाहेंगे जो शायद हर बाप की फ़िक्रें होती हैं। जी दानिश साहब, आप क्या बताना मेरी चाहेंगे? 4 बेटियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था कि मैं बहुत माशाल्लाह से अच्छे वक्त में अच्छे खाते पीते घर में था। अचानक मेरी जॉब ख़त्म हो गई। बस जॉब ख़त्म होने के बाद मेरे ऊपर बुरे हालात आए, और एक इस्टेब्लिश घर था, उसके बाद मैं किराए के मकान में आ गया। बस किराए के मकान में आने के बाद बहुत बुरा वक्त हो गया कि मैं किराए के वक्त उसमें आया हूँ, तो वहाँ पे जो है वो छोटी गलियाँ हैं, जो रिश्ते आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑब्जेक्शन रखते हैं कि आपकी मोहल्ला सही नहीं है, आपके फलाना नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है माशाल्लाह से मेरी सब बेटियाँ पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं, खुश मिजाज हैं, खुश शक्ल हैं। उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ अब मोहल्ले को उन्होंने तरजीह दे दी है, जिसकी बुनियाद पे बेटियां घरों में बैठी हुई हैं। एक बेटी की शादी हुई है, वो भी मेरी बीवी ने बस पैसे जोड़ जाड़ के जो है उसकी शादी कर दी। अब 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों के चांदनी आ गई है बालों में, और कोई रिश्ते आते हैं, रिश्ते आ रहे हैं बेशक, लेकिन उनके साथ ऑब्जेक्शंस हैं। बस इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, और इस उम्र में आ गया हूँ, ज़ाहिर बात है। और एक बेटा है मेरा, वो भी छोटा है, 16 साल का है। ज़ाहिर बात है कि अभी पढ़ने की उम्र है उसकी, तो मेरी जगह पे कोई और खड़े होने वाला नहीं है। बस ये मेरी वजूहात हैं। क्या करें, ये वाली चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। पर अंकल, आपको नहीं लगता, हम सॉरी, कि आपकी बेटियां जो है वो आपकी जगह पे खड़ी हो सकती हैं? ज़रूरी तो नहीं है कि वो 16 साल का बच्चा ही आपकी जगह पे खड़ा हो। आपकी बात बहुत अच्छी है, बेशक। एक्चुअली बात ये है कि हमारे जो माहौल में है, सही है ना, मतलब उसमें ये है कि हमने कभी इस तरफ देखा ही नहीं, हमने कभी अपनी औलाद को नौकरी की तरफ लेकर ही नहीं गए जी। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फिर वही बात करूँगा कि एक वक्त था कि जब मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, अच्छा इस्टेब्लिश था, सब कुछ था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। तो अचानक जो है सब कुछ ख़त्म हुआ। किराए के मकान में आने के बाद ये सारी मुश्किलात हर पैदा हो वक्त गई। देखिए, हर वक्त एक जैसा तो नहीं नहीं होता। होता। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो छोटे छोटे इलाकों से निकल कर गए हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी और घर वालों की ज़िंदगियाँ चेंज की। मैं ऐसी बहुत सारी बच्चियों को जानती हूँ जो एक छोटे इलाके से आई हैं, उन्होंने हुनर, कभी मेकअप सीखा, कभी कुछ सीखा, और उस हुनर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज की, घर बनाया, भाइयों को पढ़ाइयाँ करवाई हैं। हालांकि मेरी बेटियां जो है, 2 बेटियां जो है ब्यूटिशियन का कोर्स की हुई हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब वो घर में ही करती हैं। उसके बावजूद भी हालांकि हम उन्हें बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बस उनके पास से कोई यही आप वो क्यों नहीं ऐसे फादर बन जाते कि आप उनके लिए राहें हमवार करें? आप अंकल देखिए, जो जिस- पर्सनल हाँ। बिलीव्स हैं, जो ये है कि नहीं, हम हमारा हर फैमिली का एक अपना हाँ, कि हमारे हिसाब है ना, खानदान में ऐसा कि नहीं नहीं होता, हम बच्चियां बाहर जाने में आपको तकलीफ होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अपने पूरे ख़ानदान में मैं और मेरी माँ ही वाहिद वो 2 लोग थे जिन्होंने काम किया औरतों में। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा, लेकिन किसी ना किसी को तो चेंज करना पड़ता है ना, कभी मजबूरी के बिना पर तो कभी शौक के बिना पर। और दूसरी वाली बात है, जैसे आप कह रही हैं बच्चियों की सरों में चांदी आ गई है, तो वो एक बात है, ऐसा नहीं है कि किसी को सलीका शार, पढ़ी लिखी, घर बनाने वाली लड़कियां नहीं चाहिए होती। कभी कभार होता है कि कोई ब्रिज नहीं बन रहा होता, नजर भी नहीं पड़ मिल नहीं रहा होता। और ऐसा होता है अक्सर, जब मुझे कहते हैं, क्योंकि मैं उठती बैठती हूँ, आती जाती हूँ,
हमारी बेटे के लिए कोई लड़की अच्छी सी बताओ, बताओ। हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता अच्छा सा बताओ। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं कोई रिश्ता कराने वाली हूँ, वो इसलिए कहते हैं कि मैं सोशल हूँ, तो मैं मिलती जुलती हूँ लोगों से, तो शायद मैं मैच बना सकूँ। बना सकूं, बिल्कुल। उसी ऐसा तरह जब नहीं आपकी है। बच्चियां बाहर निकलेंगी घर से, जब आपकी बच्चियां अपना नाम बनाएंगी, जब काम करेंगी, तो उनका मैच खुद ब खुद अल्लाह ने जो बनाया होगा वो उन्हें मिल बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल आपकी बात बजा। हाँ। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आ रहे हैं, बहुत आते हैं, लेकिन सब बस मोहल्ले का उन्होंने ये वो है। एक अंकल ऑब्जेक्शन आपको बना पता लिया है बहुत पैसे वाले लोग भी नहीं, आज तक objection- अपने पुराने मोहल्लों में रहते हैं बिकॉज उन्हें वहाँ अच्छा लगता है रहना, वो अपनाइयत उनको वहाँ फील होती है। तो मतलब आप- गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते लाने के बाद, हम रिश्ता लेकर आए, हम गाड़ी का खड़ी करें, हम फलाना क्या, अरे भाई मतलब आप मेरा सही कुछ कह रहे हैं, थोड़ी है इन सब बिल्कुल, बातों जी। के लिए। क्योंकि मैं उधार लेके तो किराए पे घर नहीं लूंगा ना नहीं ले कहीं। सकते, अब कहते हैं कि मैंने मतलब जो कमाना है, मेरी चादर है, उसी में पैर आप फैलाऊंगा। बड़े घर में चले जाएं, हाँ। अरे भाई बड़े घर के लिए मुझे किराया देना है, किराया मुझे अफोर्ड करना है, मैं अकेला हूँ, जाहिर बात है मैं लेकिन अपने अंकल लिहाज फिर से आप चलूंगा सोचें ना। कि ऐसे लोग जो आपकी बच्चियों के रिश्ते लेने आते हैं, जब वो वहाँ जाएंगी हाँ। वो उनके साथ उस वक्त क्या बिल्कुल, करेंगे? बिल्कुल सही है आपकी ना, बात, तो ये तो बेहतर ही हुआ, वो कहते हैं ना बेटर ऑफ। हाँ, तो ये तो बेटर ऑफ ही है कि इस तरह के लोगों से तो हमें वैसे भी मगर दूर ही आपने रहना। जो करना है, आपने ये करना है। हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अपना मोहल्ला चेंज करें और ऐसे बिल्कुल बड़े भी नहीं, घर में जाएं जो जिसका किराया आप अफोर्ड ना कर जाहिर सके। बात है मैं तो अपने चादर को आप देख बहुत सही कर रहे हैं, बिल्कुल आप आपने हक कहा ना हलाल कि- की कमा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। मगर सिर्फ आपको हम ये कहेंगे कि ये मत सोचे कि मेरे खानदान में कभी बच्चियां बाहर नहीं निकली, वो आप अब- अपने बच्चियों हाँ। का करियर उनको बनाने दें। अब वक्त की आप ज़रूरत उनको है। इंतजार में ना बिठाएं कि रिश्ता आएगा, बस उनकी जिंदगी का ये अलमिया ना बनाएं। अंकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों के रिश्ते भी नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा आते हैं, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें ना लड़कियों को, क्योंकि आजकल आपको पता है ना क्या ज़माना, महंगाई, हालात, पैसे कमाने वाली लड़की के 4 गुना रिश्ते ज़्यादा हैं। तो इस माइंडसेट को ही हमें चेंज करना है, भले वो अबाया करके जाएं, भले वो हिजाब में, चादर में, जैसे आपकी फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से चलें, बट एटलीस्ट दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट। चलें इंशाअल्लाह ताला इस पे हाँ, अमल मैं करके हम आपके ज़रिए ऐसे बहुत सारे फादर्स को कहना चाहेंगे, इसमें कोई आर नहीं है अगर बच्ची उन्हें करियर बनाना है। Exactly. कितनी सारी बच्चियां कहती हैं। उस वक्त मैं इंटरव्यू देख रही थी मायरा खान का, मायरा खान के अबू को मैंने पहली दफ़ा देखा, वो अवार्ड शो में बैठे थे, मैंने और भी उसने- इतने उसने खुश थे वो। कहा कि आपकी ही वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ तो आज। बापों की वजह से, भाइयों की वजह से, हस्बैंड्स की वजह से आपको कामयाब पता है होती हैं, हमारे हम माशरे होते में हैं। हम औरतें अकेले, इस माशरे में जिसमें आपकी बेटी भी पल रही है, मैं भी, निदा भी, हम सब, हम अपने मेल सिबलिंग्स की हेल्प के बगैर पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल, कहीं। बेशक, बेशक। हमारे फादर्स या हमारे भाई या हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सफ़र। बहुत ज़रूरी है। लेकिन मतलब शादी ना करूँ बच्चियों की, नहीं मतलब नहीं नहीं, हम आप ये नहीं कीजिए, कह रहे हैं, हम कीजिए। कह रहे हैं। देखिए, आपको ये बात नहीं कह रहे कि आप शादी नहीं करें, आपने कहा ना कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, आज वक्त की ज़रूरत है नहीं कि चले आपकी मैं लगा बच्चियों वो ये को सब काम कुछ कर करना भी है। लेती हैं, वो उसके बावजूद भी हम वो मोहल्ला तो नहीं छोड़ रहे हैं नहीं, ना। देखिए, नहीं अगर छोड़ेंगे। आपकी बच्चियां अपने आप को ऐसे बनाएंगी कि उनके रिश्ते उनके मोहल्ले की वजह से नहीं, उनकी उनकी वजह से, पर्सनैलिटी की वजह शख्सियत की से वजह से। अभी भी हम श्योर बहुत अच्छी होंगी वो, लेकिन इस तरह के लोगों का इंतखाब होगा फिर कि जो मोहल्ला नहीं देखेंगे अंकल। और वो फिर लोग आपके जो लोग बच्चों मोहल्ला की देख के, आदत हाँ। देखेंगे जिन पे आपको पूरा भरोसा है, उनकी तरबियत पे। अल्हम्दुलिल्लाह, So, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, माशाल्लाह से मैं आपको बहुत यही कह खूबसूरत रही हूँ है, ना बहुत कि अच्छी हैं, लोग खुश मिजाज हैं। लड़के के वालिदैन भी ऐसे घराने, शरीफ घराने ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ आप तक पहुँच नहीं रसाई नहीं हो पा रही ना अंकल, कनेक्शन उस तरह से नहीं बन पा रहा। हाँ। आजकल तो वो रिश्ता कराने वाला सेटअप और ये भी इतना गलत किया है लोगों के साथ, कुछ लोगों ने, क्या वो ट्रस्ट भी नहीं करते हैं ना। बिल्कुल। सही है, तो उनको अपने रास्ते खुद थोड़ा बनाने। अच्छा हमारी जो बेगम साहब हैं वो तो अल्लाह एक ने छोटे से वक्फे के जी। बाद मैं आपके जी। सामने दोबारा वापस आऊंगी, फिर आप अपनी बेगम के हवाले से बात कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सहूलत से शादी द वेडिंग एक्सपो कराची में ARY बी ग्लोबल के स्टॉल तशरीफ लाएं और सहूलत से शादी की शॉपिंग करें। ARY सहूलत वॉलेट मेंबर बने और हमारे बिजनेस सक्सेस पार्टनर से शादी की खरीदारी करके 80% सेव गोल्ड करें। बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स, इवेंट पार्टनर, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, हमारा काम तो आपको सहूलत फराम करना है, चाहे सुबह सुबह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर के
या फिर आपकी मुश्किलात का कोई ना कोई हल निकाल कर। सो इस वक्त जो मुश्किल है आपकी, वो है आपकी शादी की शॉपिंग, जहाँ आपको इधर भी भागना है, उधर भी भागना है, इधर भी भागना है। तो उसकी सहूलत फराहम करने के लिए शादी के रंग ARY बी ग्लोबल के संग तैयार हो जाएं वो सब लोग जिनकी होने जा रही है शादी। ARY बी ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक आपके लिए लेके आए हैं सहूलत से शादी। द वेडिंग एक्सपो कराची 2023 event planners, event by occasions, event planners and organizers जो हो रहा है 21 and 22 अक्टूबर को कराची एक्सपो सेंटर हॉल 6 में। दुबई इस्लामिक बैंक के ज़रिए आप कर सकते हैं रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंस के लिए अप्लाई और ARY सहूलत वॉलेट से हर ख़रीदारी पे हासिल कर सकते हैं सेफ गोल्ड 80%। सबसे बड़ी बात, शादी की शॉपिंग अंडर वन रूफ, यानी ARY ने इस बात का ध्यान भी रखा है कि आप एक ही ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर जाएं, वहीं से आपको ब्राइडल ड्रेसेस, बच्चों और बड़ों के शादी के ड्रेसेस, हनीमून पैकेजेस, फर्नीचर्स, होम अप्लायंसेस, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी, दुल्हन के लिए ये सब आसानी एक साथ पैदा की है ताकि वो इधर उधर ना भागे और एक ही जगह से जाके अपनी शॉपिंग करे, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी हासिल कर सके, ब्राइडल ड्रेसेस भी ख़रीद सके। सो इस वीकेंड पे आपने जाना है एक्सपो सेंटर और करें सहूलत से शादी। जी, सो मेरे पास इस वक्त आप देख रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात करें। एक फ़ादर दानिश साहब यहाँ मौजूद है जिनकी बेटियाँ हैं और ऐसे इलाके में वो रहते हैं। ज़ाहिर है उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, कभी अच्छा वक्त होता है, कभी थोड़ा सा वक्त कठिन होता है, लेकिन उस कठिन वक्त का मुकाबला फ़ैमिली इस तरह करती है कि अपने अखराजात कम कर लेती है, छोटे इलाके में शिफ्ट हो जाती है, किराए का घर है, तो ज़ाहिर है जहाँ बर्डन पड़ता है वहाँ इसी तरह उस बर्डन को एक साथ मिलकर फैमिली संभालती है। अब हुआ ये है कि इनकी बच्चियों की शादी की उम्र हो गई है और वो जो रिश्ते आते हैं वो उस छोटे से इलाके को देखकर उल्टे पैर वापस चले जाते हैं कि हम तो गाड़ी भी नहीं पार्क कर सकते। उस लिए हैं ये थोड़े परेशान कि मैं बड़ा इलाके में तो घर नहीं ले सकता, मेरी बच्चियाँ अच्छी खुश शक्ल हैं, खुश इखलाक हैं, घर करने वाली हैं, सलीका शार हैं, जो बच्चियों में क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमने उनको वो पूरी तरबियत दी है, पढ़ी लिखी हैं। मगर सिर्फ क्या एक प्रॉब्लम आ रही है, वो इलाका वो प्रॉब्लम आ रही है। सो दानिश साहब से हम यही बात कर रहे थे कि वो अपनी बच्चियों को उनके पैरों पे खड़ा होने दें, जो कि उनके ख़ानदान में कभी भी, ये मैं पूरा पिछले सेगमेंट वाला लुबे लबाब आपको यहाँ बता रही हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी बता रहा था मैं अपनी बीवी की। जी, मैं कह रहा था कि वो अल्लाह मियाँ की गाय है, वो सीधी सादी खातून है, इनोसेंट खातून कि मतलब रिश्ते वाली आती है उनको पहले ही बता देती हैं सारी कहानी कि मतलब हम कुछ दे नहीं सकते, हम यूँ नहीं कर सकते। मैं उनको मना करता हूँ कि यार क्यों पहले से बता देती हूँ, रिश्ता तो आने दो। हाँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो चाहती यही हूँ कि भाई सच्ची बात करके जो है रिश्ता आए तो अच्छा है, नहीं आए तो ना आए। तो इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा। ये समझ में नहीं आता करूँ क्या। हाँ। अब बीवी को मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ। इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है उसके साथ। हाँ। और इन सब चीज़ों को भी देखता हूँ। हाँ, वो सच्चाई से बात कर देती हैं पहले ही, जो कि आई थिंक बेटर है क्योंकि रिश्ता तो क्योंकि सच्चाई की बुनियाद पे रहे। में आपके ऊपर ही एक बर्डन आएगा। देखिए हर किसी के हालात अलग तरीके के होते हैं और इतना बच्ची को इतना दे दिला भी दें और उसके बाद वो बच्चियां ऐसी ना हो कि घर ना कर सके, सो फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। और गलत बयानी करके अगर आप कर भी देंगे रिश्ता तो खुश तो रहेगी नहीं। गलत बयानी का पहले से तो ना बताओ, मतलब रिश्ते को तो आने कहने का मकसद ये है कि रिश्ता पहले इनकी बेटी को आके देखे तो सही कि वो कितनी अच्छी बच्ची है और वो उनकी कहने का मकसद है कि हर वक्त तो फिर सही, हाँ यानी हाँ वो वक्त यानी बात सही कर रही है, लेकिन जो वक्त का तयन है वो सही नहीं है। मतलब तो वो होना चाहिए, थोड़ा चीज़ों को चलाना पड़ता है, घर पे आ लेने दें, बेटी को देख लें, हो सकता है देखने के बाद उनके लिए सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाए, मैटर ही ना करें। हाँ, और ये बात उन्हीं से करनी चाहिए जो रिश्ता लेकर आते हैं कि गाड़ी खड़ी हो पा रही है घर के बाहर या नहीं, डज नॉट मैटर। उनकी अम्मी आपसे क्या कह रही हैं, दैट डज नॉट मैटर। आपकी बेटी उनके घर की गाड़ी चला सकती है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक्चुअल तो ये चीज़ मैटर करती है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ एक बच्ची बैठी है, इनका नाम है
नशरा नशरा हमें बताएंगी कि ये इतनी सी एज में क्या बेयर करी है सोसाइटी से। जी नशरा। मेरा निकाह हो गया था बचपन में, अच्छा, जब मैं काफ़ी छोटी थी। ओहो। मेरे अब्बू ने मेरा निकाह कर दिया मेरी फुप्पो के घर। ओहो। फुप्पो के घर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर दिया मेरा। अब उन दोनों में कोई लड़ाई वगैरह हो गई जिसकी वजह से मेरी फुप्पो ने मुझे तलाक दिलवा दी। ओह माय गॉड। मुझे तलाक दिलवा दी, अब मुझे तलाक हो गई है। अब मेरी एक एज हो रही है कि मैं शादी करूं। हाँ। अब जब रिश्ते वाले आते हैं तो उनको यही ऑब्जेक्शन होता है कि लड़की तलाकशुदा है, इसके ऊपर एक स्टैंप लगा हुआ है। ओहो। तो रिश्ते तो पहले आते ही नहीं हैं, पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये बात सुनते हैं कि मैं तलाकशुदा हूँ। जब आ जाते हैं तो वो 2-2 बच्चों वाले होते हैं, कोई 20-20 साल बड़ा होता है और मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसमें मेरी क्या गलती थी? उनकी पसंद से निकाह भी हो गया और तलाक भी हो गई। ये तो बहुत जुल्म है। हाँ, ये तो बिल्कुल अपने खून के रिश्ते खुद ही जुल्म करते हैं। बहुत जुल्म है। अब वो निकाह बचपन में किस एज में हुआ, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या आती, वो तो चले एक अलग मैटर है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं तो अब देखिए उनकी भी तो तंग नजरी है ना। वही बात जो हम आपसे भी कर रहे थे कि जो अगर आने वाला शख्स जो है वो जो रिश्ता लेके आ रहा है, अगर वो इतना तंग नज़र है तो वो आपकी खुशियों की ज़मानत तो नहीं है ना कि आप खुश रहेंगे उस घर में जाके, वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वी अंडरस्टैंड कि एक आपके साथ हुआ है, एक नाइंसाफ़ी हुई है, एक चीज़ है जो सही नहीं हुई है, वो हर्टफुल है। बट इसके अलावा यानी आप जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसी शादी को मकसद मत बनाइए, ये समझें कि ये एक हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। और मैं और क्या कर सकती हूँ ज़िंदगी में अपने लिए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं अपने आप को एम्पावर करूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मुझे भी सुकून मिल रहा है और मैं खुश रहूँ। और कोई चीज़ जो हो जाती है वो दोबारा वापस पलट के नहीं आती है। अब उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो आप तो आएगा। और यू विल फाइंड अ पर्सन 25 जिसके लिए ये मैटर नहीं करता। मेरा निकाह 17 में हो गया था। अच्छा, सही। तो वो जो भी रीजंस उसके रहे होंगे होने के भी, और सिर्फ लड़ाई हो गई थी मेरे पापा और मेरी फुप्पो में। ठीक है। वो लड़ाई फिर आगे जाके खानदानों की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और वो शादियाँ भी फिर इन लड़ाइयों की नजर ही हो जाती हैं। तो वो भी जो हुआ उससे बाहर निकलना है, आगे की सोचना है। और आप सोचो, आप रुखसत होके चली जाती और फिर झगड़ा होता, आपके बच्चे होते, झगड़ा लड़ाई होती और तब पुप्पो तलाक दिलाती तो आप उन बच्चों के साथ दर बदर हो रही होती। सो वही वाली बात है कि कभी कोई चोट लगती है या कोई दर्द होता है, वो ब्लेसिंग होती है। ये दर्द हुआ होगा, आपको लगता है कि ये कलंक है या कोई एक धब्बा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बचत है। बिल्कुल सही बात है। कल को बच्चों के बाद आप ऐसे दर बदर हो रही होती, बच्चे भी माँ बाप अलग हो रहे होते, वो और तकलीफ दे चीज़ होती, वो आपको पहले ही नज़र आ गई। गलत हुआ कि एक सर्टन एज पे आपका निकाह भी कर दिया और फिर उस निकाह को ख़त्म भी कर दिया आपसी लड़ाई की वजह से। गलत तो आपके साथ हुआ, इससे तो हम डिनाई नहीं कर रहे। और बड़ों की गलती है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल। और वन डे यू विल रियलाइज कि जो ये ज़िंदगी में आपके हुआ वो सही हुआ। और आप देखिए कि वो लेके भी चले जाते तो रिस्पेक्ट तो करनी। और जिसके साथ इनकी जोड़ी बनी होगी, आप ये कहेंगी हाय अल्लाह, ये तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हो गया, मैं वहाँ फंस जाती, ये तो मुझे बहुत अच्छा मिल गया। और 25 इज नो एज टू गेट वरीड अबाउट इट। ये तो कोई वक्त ही नहीं है परेशान होने के। लेकिन जो लोग आते हैं रिश्ता लेकर, वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर एक स्टैंप लग गया, एक धब्बा लग गया है। आप उन लोगों की ना सुने। आप अगर आप इसी चीज़ को इस तरह देखेंगी कि मैं बच गई, जब आप ये देखेंगी धब्बा नहीं है, ये तो मेरी बचत है, ये बचत का स्टैंप है। और मतलब ये कोई प्राउड बात नहीं है, लेकिन लोगों की बार बार शादियां हो जाती हैं और तलाक़ें भी हो जाती हैं। इसको मतलब बड़े बड़े लोगों की बच्चियों की तलाक़ें हो गई हैं और इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजारने से बेहतर है कि अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। कोई इसमें तकलीफ़ की बात नहीं है, कोई फ़ख्र की बात भी नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसको बुरा समझा जाए। पर अगर ये हुआ है तो आपके आगे की बेटरमेंट के लिए हुआ है कि आगे कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। और जो इसको ऐसे देख रहे हैं वो इट डजंट मैटर। और वो देख रहे हैं, उनका देखना मैटर नहीं करता, आप अपने आप को कैसे देख रही हैं, एक्चुअली ये मैटर करता है। इंसान अपने आप को कैसे देखता है, इंसान अपनी कितनी इज्जत करता है, इंसान अपने आप को क्या जांचता है, क्या गर्दानता है, ये मैटर करता है। तो मैं तो उन सबको कहूँगी जो रिजेक्ट हुए हैं ज़िंदगी में। हमने आपको प्रोग्राम शुरू करते ही बताया कि कौन कौन रिजेक्ट हुआ है, एक लंबी लिस्ट है, मैंने तो शायद 3-4 लोगों का नाम लिया कि वो किस किस जगह से रिजेक्ट हुए हैं और फिर वो आज क्या हैं। सो जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, तो कोई दूसरा कैसे करेगा।
थैंक यू सो मच हिबा, आपके टाइम Thank का you, निदा. और Thank आपकी you, इतने समझदार अच्छे- बातों का। थैंक यू सो मच निदा। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर साहिबा। और मैं आप सबको यही दुआ देना चाहूँगी कि ये जो हमने आज बात की है कि ये जो रिजेक्शन हो रही है ये किसी अच्छी चीज़ के लिए हो रही है, और अल्लाह करे वो दिन जल्दी ही आप लोगों को नजर आए। उम्मीद आप लोगों ने बस नहीं छोड़नी। बिल्कुल, उम्मीद जी, बेशक हमारी दुआएं इंशाअल्लाह। आपके साथ। अल्लाह पाक तो जी ये था इसी हमारे बच्चे आज का को- प्रोग्राम। उम्मीद है इन 2.5 घंटों की वजह से शायद आपका मोराल थोड़ा अप हुआ हो और आपको अपनी ज़िंदगी बेकार ना लग रही हो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बेकार नहीं होती। कोई ना कोई मकसद होता है उसका इस दुनिया में आने का। उस मकसद को जाने और अपने आप को जाने, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।